हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा यहाँ पर एक फ्री बैच चल रहा है, कंसेप्ट बूस्टर बैच, ठीक है, जो कि 17 बीपीएससी को टारगेट किया जा रहा है। इसमें आप लोग जो बिहार दरोगा टीचर वगैरह देख रहे हैं उनको भी काफ़ी फायदा होगा, है ना, क्योंकि लगभग सेम चीज़ ही होती है। तो इसका मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग ने मुगलों का पतन देखा था, उसके सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डील किया था। आज जो सेकंड है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी यूरोप से जो जो कंपनियां आई हैं, भारत आई, यहाँ पर क्या काम की, कौन कौन से आपको क्षेत्र में फैक्ट्री बसाई, क्या प्रभाव पड़ा, महत्व क्या है, इन सभी चीज़ों को आज कंप्लीट देखेंगे। मतलब टोटल वन शॉट में ये कंप्लीट वीडियो होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या। तो जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन है ना। तो इसके तो फैक्ट्स तो देखेंगे ही, साथ साथ इसके कंसेप्ट को भी देखेंगे हम लोग कि क्यों आए, क्या रीजन रहा, महत्व क्या रहा, है ना। महत्व क्या रहा देखेंगे, क्या परिणाम रहा, प्रभाव रहा, परिणाम क्या इसका पड़ा। ये आपको सब चीज़ों को देखेंगे, क्यों कैसे आपको भारत यहाँ पर गुलाम भी यहाँ से बनता है। तो उससे पहले स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट दिखा दूं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में देखिए कुछ, ये चूंकि आपको पूछता है कई बार, ये 4-5 ही जनरली ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कब और किसने किया था, ठीक है। तो भारत की खोज वास्को डी गामा पुर्तगाली, आपको 1498। तो 1498 में जब इसकी खोज की, तो इसका मतलब ये क्या है, क्या भारत का अस्तित्व नहीं था या भारत से विश्व के लोग परिचित नहीं थे। भारत की खोज का मतलब क्या है, तो देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जब भी खोज की बात की जा रही है ना, चाहे भारत की खोज हो, चाहे वो आपको अमेरिका की खोज हो, केप ऑफ गुड होप्स की खोज हो, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इसका मतलब होता है कि नया समुद्री मार्ग, है ना, न्यू वाटरवे जो है आपको यहाँ पर खोजा गया। पहले कोई और रास्ता था, ऐसा थोड़ी था कि भारत से इनका प्राचीन काल से नहीं हो रहा था, हो ही रहा था। आपने रेशम मार्ग का भी नाम सुना होगा, है ना, हम लोगों ने कई बार सुना है, अशोक भी आपको जाते थे। लेकिन एक नए समुद्री मार्ग की खोज की गई। तो वही होता है, भारत को कब मिला एक नया समुद्री मार्ग, तो वास्को डी गामा करते हैं 1498 में। अमेरिका, आपको कोलंबस स्पेन के थे 1492 में। एक्चुअली अब ये जा रहे थे कहां पर, मैं बताऊंगा, ये जा रहे थे आपको भारत की खोज करने थे। इधर से गए तो आपको कुछ पवनों के प्रभाव वगैरह से यहाँ से इधर इनका नाम चला गया, इनको पता भी नहीं चला और ये अमेरिका पहुंचते। केप ऑफ गुड होप कहाँ है भाई, तो ये अफ्रीका का ये जो क्षेत्र है ना, इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है, आशा अंतरिम इसको कहते हैं। इसको आपको बार्थोलोम्यू डियाज डियाज का ध्यान ध्यान रखिएगा, नाम पुर्तगाल के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक के द्वारा। न्यूजीलैंड तस्मान। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसकी खोज किसने की। यहां से प्रश्न आपको लगातार देखिएगा भी अपने प्रीवियस ईयर में आता है, चाहे वो बीपीएससी हो, दरोगा हो, टीचर हो। आने का क्रम क्या है, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, देन डच, देन आपको अंग्रेज, देन डेनिश, देन फ्रांस। आने का क्रम भी होता है, इनकी कंपनियों का स्थापना का भी क्रम होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि सबसे पहले कंपनी यहां पर इनकी बसती है, उसके बाद अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद डच की कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बाकी सीक्वेंस यही है। अब आते हैं हम लोग जो पहला देखेंगे, पुर्तगाल, है ना। पहला किसको हम लोग को देखना है, पुर्तगाल को देखना है। पुर्तगाल को देखने के पहले कुछ चीजों को हम लोग यहां पर समझते हैं कि क्या रीजन था। तो देखो, प्राचीन काल में दोस्तों ये भारत है, प्राचीन काल में व्यापार होता था, एक आपको इस रास्ते से व्यापार यहां पर हो रहा है और एक इस रास्ते से व्यापार होता था यूरोप के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। समुद्री मार्ग की अगर मैं बात करूं तो यहां से पहले आपको इस तरफ यहां पर ऐसे जाएगा भारत की खाड़ी की तरफ, ठीक है, और दूसरा जो आपको यहां पर एक वे था वो ये था लाल सागर की तरफ। ये दोनों रास्तों से आपको भारत का व्यापार यूरोपीय क्षेत्रों में होता था, यहां से व्यापार जाता था। भारत से ये लोग व्यापारी क्या करते थे, अरबियन व्यापारी यहां तक माल पहुंचाते थे, यहां पर माल यहां के अरबियन व्यापारी लाकर आपको मिस्र में पहुंचाते थे। यहीं पर एक पोर्ट है जिसको कहते हैं अलेक्जेंड्रा पोर्ट, यस, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट या सिकंदरिया पोर्ट। यहां से फिर वेनिस के, ये आपको इटली है, वेनिस के व्यापारी आपको आते थे और आपको यहां से सामानों का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, क्लियर। दूसरा आपको एक रास्ता यहां था जो कि मैं बताया हूं कि ये फारस की खाड़ी से होते हुए आपको तुर्की से जाते थे और फिर यहां पर वेनिस के व्यापारी लेकर यहां पर सामानों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कौन किसका सामान, तो आपको भारत या अन्य एशियाई देशों से जो सामान आता था। तो दो मार्ग हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं लाल सागर मार्ग, क्योंकि यहां पर कौन सा है, यहां पर ये रेड सी है, सभी को पता होगा, तो लाल सागर मार्ग, ठीक है, और यहां पर आपको फारस की खाड़ी।
पर्शियन पे। तो देखो लाल सागर और इस दोनों से व्यापार होता था, और यहां पर तुर्की से पहुंचता था या फिर यहां से ये पहुंचता था, और वेनिस, वेनिस के व्यापारियों, यानी वेनिस मतलब इटली, इटली का जगह है वेनिस, आपने नाम भी सुना होगा, वहां के व्यापारियों का इस क्षेत्र में एकाधिकार था। मतलब यहां से सामान डिस्ट्रीब्यूट आपको यहां पर हो रहा है, ये आपको पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये क्या है पुर्तगाल, ये स्पेन है, ठीक है, ये आपको इटली, यहां फ्रांस है, ये जर्मनी, क्लियर। तो आपको यहां से इनका एकाधिकार था। यानी अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर अरबियन जो है यहां पर व्यापार कर रहे हैं, अरब व्यापार कर रहा है, वेनिस के व्यापारियों का एकाधिकार दिखता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां से है कि क्यों नए मार्ग की खोज की आपको यहां पर तलाश करनी पड़ी। एक्चुअली एक घटना होता है, वो होता है कि कुस्तुनतुनिया, ये जो आपको तुर्क का स्थान है ना, इसी को कहते थे पहले कुस्तुनतुनिया, यहां पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा होता है, यानी उस्मानी साम्राज्य ने यहां पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। 1453 की बात है, और जब यहां पर ये कब्जा करते हैं, सोच लो कि 1453 की बात कर रहा हूं मैं, यानी भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा है। यहां पर इस क्षेत्र पे जैसे ही कब्जा करते तो इनका प्रभाव ये पूरे क्षेत्रों में बढ़ने लगता है। एक मिनट कलर चेंज कीजिए और क्लियर हो, ठीक है। ये पूरा इस क्षेत्र पे इन्होंने अपना प्रभाव जमा लिया। अब सोचो यहां से अब वही माल आ रहा है, ये लोग अब यहां पर क्या कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। यहां पर अब माल पहुंच रहा है तो मिस्र तक इनका चूंकि पहुंच फैल गया था, तो यहां पर भी ये रोक दे रहे हैं। यानी जो ये व्यापार हो रहा था 1453 में, यहां पर होता है व्यापार थोड़ा सा ठप। अब व्यापार सामान पहुंच रहा भी है तो काफी महंगा सामान पहुंच रहा है, ठीक है। अब यहां पर समस्या किसको हुई, तो यहां पर समस्या पुर्तगाल को हो रही है, स्पेन को हो रही है, अन्य आपको डच वगैरह सबको हो रही है कि भाई चूंकि यहां के सामान की मांग थी, मसालों की मांग थी, जड़ी बूटियों की मांग थी, है ना, नील वगैरह सब यहां पर होता था, तो यहां की तो सामानों की वहां पर मांग थी। अब ये क्या करे, तो यही 1453 में यहां पर इनके किंग, स्पेन के, पुर्तगाल के पोप के पास जाते हैं। पोप आपको ईसाई के जो हेड होते हैं, ठीक है, और उनसे कहते हैं कि हमको परमिशन दीजिए कि हम लोग अपना सेल्फ पूर्वी देशों में अपना व्यापार स्थापित करें। पोप ने आज्ञा पत्र दे दिया था 1453 में, बट एक शर्त रखा था कि आप जाइएगा तो ईसाईकरण भी कीजिएगा, ईसाई प्रचार भी कीजिएगा, है ना। तो ये डील हो गई। अब यहां पर पुर्तगाल और स्पेन क्या करने लगे, नए मार्ग की खोज करने लगे। उससे पहले डियाज ने यहां पर केप ऑफ गुड होप है, ध्यान रखिएगा, डियाज ने यहां पर केप ऑफ गुड होप इसकी खोज कर ली थी। मतलब कि यहां से यहां तक की खोज इन्होंने कर ली थी, जो कि मैंने आपको पहले ही स्क्रीन पे बताया था, देख रहे हैं, 1487 में ही खोज ली थी, ठीक है। यहां पर 53 में समस्या आई, 53 के बाद व्यापार यहां पर कष्टपूर्ण होने लगा, यहां का सामान इस क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा है। अब यहां पर शुरू किया गया कि नए मार्ग की खोज करना। तो आप कहिए कि सर यहां पर तो मध्यकाल चल रहा है, वहां पर क्या लोग इतने एक्टिव थे? जी हाँ, उस समय यूरोप में पुनर्जागरण का काल माना जाता है, यूरोप में इस समय पुनर्जागरण का काल माना जाता है। और यहां पर लोग पुनर्जागरण मतलब कि आपको नए नए चीजों की खोज स्टार्ट हो गई, लोग थोड़ा सा फैक्ट पे बात करने लगे, मानव पे बल देने लगे, मानवाधिकार पे बल देने लगे, है ना, जो वैसी चीजें जो कि आपको अंधविश्वास सब टाइप को हटा रहे। तो यहां पर क्या हुआ कि नए समुद्री मार्गों की खोज की गई, नए नए अच्छे अच्छे नाव बनाए जाने लगे, है ना, नए अच्छे नाव बनाए जाने लगे। यहां पर दिशा सूचक यंत्र, इसकी भी खोज कर ली, यानी नेविगेशन में कोई इशू नहीं। अब यहीं पर 1487 में आपको डियाज जो है सक्सेसफुल इस रास्ते की खोज कर लेते हैं, है ना। कौन करते हैं? डियाज। यानी अब स्पेन या पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप तक आने के लिए कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इसके बाद ये आपको वापस चल जाते हैं, इसके आगे ये नहीं बढ़ पाते। तो यहां तक तो इनको पता चल गया। अब आपको जैसी इस रास्ते की खोज हुई, मैनुअल क्या कहते हैं, मैंने वहां के उस समय के किंग थे, उन्होंने कहा अपने देश में कि हम लोग एक नए समुद्री मार्ग की खोज करेंगे, एक टीम बनाया जाए, ठीक है। और टीम बनता है और फिर फाइनली आपको वास्को डिगामा के नेतृत्व में 3 जहाज वहां से निकलता है। कहां से? यहां से।
टारगेट होता है कि पूर्व के देशों में पहुंचना। पूर्व मतलब यहाँ पर भारत को लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। और इन लोगों को इन्फॉर्मेशन तब तक जुटा लिए थे कि यहाँ पर क्या है, कौन किसका शासन है, यहाँ पर स्थिति कैसी है। इन लोगों को आइडिया इसका था किसका शासन चल रहा है, दक्षिण में कौन है ना, वहाँ प्रशासन कैसे चलता है, कैसे व्यापार करते हैं, कैसे आपने यहाँ पर। तो ये व्यापारी क्षेत्रों में ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया था। अब यहीं से वास्को डिगामा आते हैं, और वास्को डिगामा आते हैं तो आपको यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ तक तो रास्ता में कोई इशू नहीं। अब ये यहाँ पर ट्राई करते हैं कि किसी भी प्रकार से क्या कर लें, हम लोग को इधर जाना है। अब इनके पास रास्ता तो है नहीं, तो लोगों से पूछते हैं। तो ये आपको जगह, इसको कहते हैं मोजाम्बिक। तो ये लोग मोजाम्बिक जाते हैं, ये मेडागास्कर है, ये मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक जाते हैं तो इनको पता चलता है, वास्को वहां के जो लोकल थे उन्होंने विरोध किया। किस लिए? इनको लगा कि यूरोपीय लोग यहाँ पर व्यापार करने आए। तो किसी ने खबर दे दी वास्को डिगामा को कि भैया यहाँ पर से निकल जाइए, नहीं तो कभी भी मूड फ्रेश हो सकता है आपका, मार दिए जाएंगे। वास्को डिगामा को लगता है अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो हाँ ऐसा हो सकता है, कभी मूड फ्रेश कर देंगे आपका। तो यहां से यह निकल जाते, तो पूछते कहाँ जाए, हमको जाना है पूर्व देश, ठीक है। तो यहीं केनिया में एक द्वीप होता है मोम्बासा, नाम ऑलवेज आते रहता है मोम्बासा। यहीं पर पहुंचते कहा, इनको बताया गया है कि एक अबुल मनीज नाम का एक व्यक्ति है, ये इस क्षेत्र का ही है, गुजरात का व्यापारी है। ये लगातार आपको यहां पर आते जाते रहता है। तो आप इस क्षेत्र में जाइए मोम्बासा में, वहां पर हो सकता है कि उसका जहाज वहाज हो। वास्को डिगामा अपनी टीम के साथ यहां पहुंचते हैं, किसी से पूछने में पता चलता है कि मनीज का है, तो भाई हाँ यहाँ पर है। तो इनसे कहा जाता है, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम लोग को रास्ता दिखाओ, सुना है कि तुम वहीं के व्यापारी हो, कि हम दिखा देंगे लेकिन थोड़ा सा ये तो इस प्रकार से मनीज की सहायता से वास्को डिगामा पहुंचते हैं कालीकट 1498। और इस प्रकार आपको एक नया समुद्री मार्ग, देख रहे हैं, एक नया समुद्री मार्ग मिल गया। क्लियर? तो इसी को कहते हैं नए समुद्री मार्ग की खोज करना। तो अब ये जो समुद्री मार्ग हो गया, यानी अब ये क्या हो गया, खुला ओपन है। अब इधर से आने में समस्या क्या है कि आपको यहां पर डिपेंड होना पड़ता है। इधर से आएगा तो यहां पर आपको मिस्र के साथ डिपेंडेंट है, आप यहां पर सोमालिया है, इथियोपिया है। यहां पर आइएगा तो आपको ईरान, इराक, मेसोपोटामिया वाला जगह है, तो यहां पर भी डिपेंडेंट है, यहां पर भी डिपेंडेंट है। और ऑटोमन साम्राज्य का यहां पर कब्जा है, तो वो किसी को आने नहीं दे रहा है। समझ रहे इस चीज को? तो यहां पर एक फ्री मार्ग मिल गया। फिर यहीं से व्यापार होता है मैक्सिमम, है ना, जब तक से ये स्वेज कैनाल नहीं खुलता है। तो आपको उसके पहले तक यहीं से सबसे ज्यादा व्यापार आपको हो रहा था। और इस प्रकार से आपको वास्को डिगामा क्या करते हैं, नए समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, जब 1498 में यहां पर ये पहुंचते हैं। तो यहां पर आपको ये सब फैक्ट लिखा हुआ है कि पुर्तगालियों के भारत आने का कारण क्या रहा, क्या रीजन था। सपना थोड़ी आया होगा कि चलते हैं भारत। तो रीजन आप लोग अब समझ गए होंगे कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर वेनिस यानी इटली का एकाधिकार था। मैंने बताया ना कि इटली वेनिस के व्यापारी सामान लेकर फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दूसरा आपको कारण बनता है कुस्तुनतुनिया का पतन। किसका? तो आपको ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा। उसके बाद क्या है, मांग काफी थी, एशियाई वस्तु की मांग यूरोप में काफी थी, और यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, नए नए सामानों का आविष्कार हो रहा था। आपको दिशा सूचक यंत्र जो है वो बन चुका था, है ना। अच्छे नाव बन चुके थे। बाद में जब डच आते हैं तो उनके पास और भी एडवांस नाव रहते हैं। अभी भी नाव को यहां पर ले जाने के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो डच नाव बनाते हैं ना, तो वो काफी हल्के रहते हैं, और बहुत लोगों की समस्या जो है कि भाई जरूरत पड़ेगा इतने लोगों को ले जाने में, वो कम होता है। अच्छे जहाज बनाए जाते हैं। क्लियर? तो ये आपको लास्ट टाइम इंग्लिश वाला बच्चे बहुत बोल रहे थे कि इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश का भी यहाँ पर आपको टाइप है, ठीक है। धन्यवाद। अब वास्को डिगामा 17 मई 1498 पहुंचे। कई जगह पे आपको 17 मई नहीं लिखा रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 17 मई ही है। तो कालीकट, आज का केरला, यहाँ कालीकट, सॉरी, यही कालीकट में एक जगह है आपको कप्पकच्छाबू नामक पोर्ट, बंदरगाह पे उतरते हैं।
और इस क्षेत्र में आपको जो राजा शासन करते हैं उनको जनरली लोकल्स लोग कहते थे समरीन समरीन, यूरोपियन समरीन को जमरीन कहने लगे, ठीक है। तो इनकी उपाधि रहती थी, मतलब इनका टाइटल, जैसे आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य इज अ टाइटल, विक्रमादित्य नाम नहीं था चंद्रगुप्त का, ठीक है, वो टाइटल था। उसी प्रकार से ये टाइटल इस क्षेत्र के केरला के राजा लेते थे और इनको जनरली वही संबोधित किया जाता था कि भाई जमरीन आए हैं, जमरीन है, मतलब कि वहां के टाइटल। तो जब वास्को डी गामा यहां पर पहुंचते हैं तो इनसे कहते हैं कि हमको व्यापार करना है, लेकिन चूंकि यहां पर अरब के लोग, अरब व्यापारी बहुत पहले से ही व्यापार करते आ रहे हैं, हर्षवर्धन के काल से ही इस क्षेत्र में व्यापार करते आ रहे हैं, तो अरब के व्यापारी जमूरीन को कहते हैं कि इनको मत कीजिए, बाहर के लोग हैं, इनको मत कीजिए, बाहर के लोग हैं, हम लोग व्यापार करते हैं और आपको जो प्रॉफिट देते हैं वो ऑलवेज हम लोग आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। जमूरीन शुरुआत में वास्को डी गामा को मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपके साथ व्यापार करने के इच्छुक नहीं है। अब वास्को डी गामा, चूंकि सोच लीजिए कि एक व्यक्ति उतने दूर से आ रहा है ना, इनके साथ इनके ब्रदर भी आए थे और साथ साथ कुछ खतरनाक लोग भी थे जो कि आपको उस समय पुर्तगाल के जेल में थे। एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले आपको ये होता था कि पुर्तगाल या कोई भी इस प्रकार के दौरे से निकलता था तो होता क्या था कि आपको कुछ ऐसे लोगों को ले लिया जाता था कि अगर कहीं बीच में लड़ाई वड़ाई हो गया तो वैसे लोग होने चाहिए, मतलब कैदी, उनको इस शर्त पे लाया जाता था कि आप जाइएगा, मदद कीजिएगा तो आपकी सजा में छूट मिल जाएगी। तो कैदी लोग आते थे जो कि तगड़े उगड़े होते थे और वो आते थे, तो उनके साथ वास्को डी गामा को गुस्सा है कि भाई, और इनको पता चल गया वास्को डी गामा को कि अरबी व्यापारी जो है ये समस्या पैदा कर रहे हैं, क्लियर, अरबी व्यापारी। तो वास्को डी गामा अरबी व्यापारियों के साथ लड़ाई करते हैं और उनको उठा के पटक देते हैं, मतलब कि यहाँ पर लड़ाई करते हैं, इनके जहाजों को बांध लेते हैं। अब जमूरीन प्रभावित हो गया कि भाई बाहर से एक आदमी आकर यहाँ के लोकल्स को, अरबी यहाँ पर जो व्यापार कर रहे हैं लोकल्स हैं, यहीं पर तो बस गए थे। याद आप भविष्य में देखिएगा कि हम लोग, आप भविष्य कर रहा हूं, आगे देखिएगा कि एक मोपला आंदोलन पड़ेंगे, तो यहाँ जो मोपल जो बसे हैं वो यही तो थे, अरबी व्यापारी तो थे लोग, बाद में वही बस गए थे। तो जमूरीन कहते हैं कि यहाँ के लोगों को ये तो तुरंत पटक दिया, तो जमूरीन प्रभावित हो गया। अब पता नहीं प्रभावित हुए कि डर के मारे, तो वास्को डी गामा ने कहा कि व्यापार कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, जमूरीन कहते करेंगे करेंगे व्यापार करेंगे, डोंट वरी। और इस प्रकार से आपको पहला व्यापार करते हैं और 60 गुने का मुनाफा कमाते हैं। 60 गुना, सोच लो, मल्टीपल, मतलब 1 रुपया का सामान लेकर 60 रुपया का उन्होंने वहां पर मुनाफा कमाया। तो यही सब पॉइंट्स। इसके बाद वास्को डी गामा दूसरी बार भी आते हैं 1502 में और एक बार 1524 में भी आते हैं, फिर इनकी यहीं पर मृत्यु भी हो जाती है। इनको गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीज की सहायता से ये भारत आए थे, मैनुअल 1 इनको भेजा था। जब आपको कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा फिर रिटर्न होते हैं, ठीक है, वास्को डी गामा जब फिर रिटर्न होते हैं ना, तो कहा जाता है खूब स्वागत किया गया, खूब स्वागत किया गया, उनको टाइटल दिया गया, लोग खुश थे कि नए समुद्री मार्ग की खोज होती है। और इस प्रकार से पुर्तगाल जो है प्रारंभिक दौर में, यानी शुरुआत में ये क्या करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंग्लिश में भी है भाई, इंग्लिश वाले बच्चों। और इसका आपको जो नोट्स मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अभय सर PW, तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, टेलीग्राम आईडी जो है अभय सर PW, यहां पर मिल जाएगा आपको इसका नोट्स, ठीक है, इसका नोट्स आपको अभय सर PW टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दूसरे यात्री आते हैं अल्वारेज कैब्रल, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछता है, ठीक है, ये आपको ब्राजील की खोज किए थे ये कैब्रल। अब चूंकि व्यापार में मुनाफा कमा रहे हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, दूसरे व्यापारी होते हैं, ये गवर्नर नहीं होते। अभी पुर्तगाल क्या कर रहा है, पुर्तगाल यूरोप से यहां पर आपको व्यापार कर रहा है, यहां पर आ रहा है, सामान ला रहे हैं, फिर यहां से ये रिटर्न हो जा रहे हैं सामान लेकर, खूब पैसा कमा रहे हैं। और यहीं पर आकर फिर ये लोग फैक्ट्री भी खोलते हैं, यानी पहली फैक्ट्री ये कोचीन में खोलते हैं और इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री फिर कन्नूर में खोली। फैक्ट्री केसेस का तो देखिए, यहां पर ये लोग बाद में उत्पादन कर रहे हैं, शुरुआत में ये लोग क्या करते थे, समझो कि सामान को रखने उखने के लिए, है ना, जैसे व्यापार किए, बहुत सारा माल ले लिए, माल लाकर अपने फैक्ट्री में रख लिए, फिर वहां से थोड़ा बहुत उत्पादन, पैकिंग वैकिंग, ये सब टाइप की चीजें होने लगी। तो इनको लगा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे
कीला फैक्ट्री टाइप का बस वो करे ताकि हमें आसान हो, सहूलियत हो, और इस प्रकार से इन्होंने फैक्ट्री बसाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला कोचीन में 1503 में इन्होंने स्टार्ट किया। अब यहां पर क्या लगता है, यहां पर एक अनुभव होता है वहां के किंग को कि अब हमारा तो लेन देन तो है ही, है ना, ये लेन देन तो चल ही रहा है, क्यों ना यहां पर एक अपने आदमी को परमानेंट रख दे वहां का हेड बनाकर। होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप एक जगह से, जैसे मान लो कि आप पटना में है और आपका व्यापार मुंबई में हो रहा है, बहुत हो रहा है, तो आप एक क्या काम करते हैं लोग कि मुंबई में भी एक अपना छोटा सा शॉप खोलकर एक लोगों को बैठा देते। क्यों? क्योंकि ये यहाँ की चीजों को देख रेख करे, ताकि कोई यहां से आए तो तुरंत यहां पर चीजों को प्रोवाइड हो जाए और सामान ले जाकर बेच दे। अंग्रेजों को यह अनुभव, सॉरी पुर्तगालियों को यह अनुभव होने लगा कि यह काम किया जाए, और इसी के कारण से आपको यहां पर इन्होंने अब गवर्नर का कंसेप्ट लाया और अल्मीडा को भेजा। पहली बार एक गवर्नर के तौर पर अल्मीडा को भेजा। इन्हीं को अल्मेडा या अल्मीडा कहते हैं, दोनों सेंटेंस सेम ही है, कि आप जाइए अब गवर्नर बनकर। तो पहले गवर्नर बनकर कौन आते हैं? अल्मीडा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला व्यक्ति वास्को डी गामा पुर्तगाल का, दूसरा व्यक्ति कैब्रल, पहला गवर्नर अल्मीडा। अल्मीडा को पहली बार गवर्नर के तौर पर भेजा जाता है कि जाओ तुम हमारा गवर्नर बनो, सरकार का प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाता है। और अल्मीडा क्या करते हैं, आराम से इस क्षेत्र में ये अपना काम धाम करने शुरू कर देते हैं और थोड़ा सा ये फैलने लगते। फैलने के मतलब कि अपने चीजों का विस्तार प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन इन्हीं से गुस्से में रहते हैं कौन? अरबी व्यापारी। और यहां पर गुजरात की मुस्लिम सेना और यहीं पर मिस्र, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर इनके साथ लड़ाई की। किसके साथ? अल्मीडा के साथ। एक्चुअली इनका अल्मीडा के साथ पंगा नहीं था, इनका आपको प्रॉब्लम था कि पुर्तगालियों को यहां पर नहीं रखना है क्योंकि इनका नुकसान हो रहा था। किसका? मुस्लिम व्यापारियों का। तो पहला एक लड़ाई होता है 1508 में, जिसको कहते हैं आपको चौल का युद्ध। यहां पर एक बंदरगाह है महाराष्ट्र में, चौल, यहीं पर लड़ाई होती है, इसको कहते हैं चौल का युद्ध। तो यह किसके किसके विरुद्ध होता है? तो आपको पुर्तगाल वर्सेस संयुक्त सेना, संयुक्त मुस्लिम सेना। कौन कौन है भाई? तो पहला तो अरबी व्यापारी, अरबी व्यापारी ने मिस्र को मिलाया कि भैया तुमको भी तो दिक्कत हो रहा है, और यहां पर गुजरात के व्यापारी। तो ये तीनों की संयुक्त सेना क्या करती है? इनको हरा देती है। और इसी लड़ाई में अल्मीडा के पुत्र मारे जाते हैं। इनके अपने पुत्र के साथ आए थे, इनके पुत्र मारे जाते हैं, क्योंकि अल्मीडा ने यहां पर एक कंसेप्ट दिया। क्या दिया? कि आपको इस क्षेत्र में आराम से व्यापार कीजिए। इन्होंने एक आपको पॉलिसी लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या लाया? ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांत जल की नीति। क्लियर? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? कुछ नहीं है, मतलब कि आराम से आप व्यापार कीजिए। कुछ नहीं है, आराम से आप क्या कीजिए? व्यापार कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। और यहां पर व्यापार की छूट दे दी गई। इनका कहना था कि यदि आपको इस क्षेत्र में व्यापार करना है, क्योंकि इनके पास थोड़ा सा नाव वगैरह मजबूत था, नेवी थोड़ा सा इनका ठीक ठाक था भारत के अपेक्षा, और यहीं पर इन्होंने क्या किया? शांत जल की नीति अपनाया कि यहां पर यदि आपको सामान ले जाना है, ले आना है, तो आपको मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। बट दो सामान आप लोग नहीं ला सकते हैं। ठीक है, दो सामान नहीं ला सकते हैं आपको, गोला बारूद और गोला बारूद और क्या है? काली मिर्च, यानी ब्लैक पेपर और जो गोला बारूद होता था, ये आप नहीं व्यापार कर सकते हैं, है ना। छोड़कर किसी चीज को व्यापार कीजिए, छोड़कर इस दोनों को छोड़कर आप व्यापार कर लीजिए।
अब यही बात इनको पसंद नहीं आ रही थी, तो इसीलिए 1508 में यहाँ पर लड़ाई हुआ। अब इसका बदला लेना था, तो 1509 में अल्मीडा, यहाँ पर द्वीप जगह है ना आज का यूटी, तो यहीं पर ये लड़ाई करते हैं और इनको फिर पराजित करते हैं। और इस प्रकार से अल्मीडा जो है अपना यहाँ पर ठीक ठाक साम्राज्य, मतलब जिस चीज के लिए इनको भेजा गया था वो चीज पूर्ति हो गई कि जाओ भाई वहां पर व्यापार बढ़ाओ, अपना क्षेत्र फैलाओ, ये करने लगे। हालांकि इसमें अपने पुत्र को खो दिए। इसके बाद आपको आते हैं जिसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक होते हैं। कहां के? ये आपको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के। क्यों कहते हैं वास्तविक संस्थापक? तो अल्मीडा क्या किया है? क्या अल्मीडा ने स्थापना नहीं की क्या? तो की थी। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक 2-3 कारण से कहा जाता है। पहला कारण, सबसे पहले तो ये जब गवर्नर बनकर आए तो थोड़ा सा, जब अल्मीडा ने संयुक्त सेना को पराजित किया था तो ये थोड़ा सा एक्टिव नहीं, एग्रेसिव टाइप के आदमी थे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो लोकल्स लीडर थे उनको भी इन्होंने थोड़ा सा क्या किया, डाउन किया। कहा कि भाई लड़ाई कर लेंगे, तोप मार देंगे, चुप रहो। तो लोकल्स को पहले ये डाउन करते थे। हालांकि इनका कभी भी आपको दक्षिण कोचिंग से पटा नहीं है। शुरुआत में भी आए थे, 1503 में भी एक बार आए थे, और इनका विवाद भी आपको अल्मीडा वगैरह से हुआ था। फिर इनको मिस्र भेज दिया गया। खैर उत्सव आपको जानने की जरूरत नहीं है। 1516 में जब गवर्नर बनकर आते हैं तो इन्होंने 2 पॉलिसीज अपनाई। क्या अपनाई? तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहां के लोकल्स, कहने का मतलब है जैसे मान लो कि ये पुर्तगाली है, ठीक है, ये पुर्तगाली सैनिक है, इनका विवाह करवाना शुरू कर दिया स्थानीय स्त्रियों से, ठीक है, यानी लोकल से। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि अगर कोई इशू है भारत में तो इनको बार बार यहां से सेना बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खर्च भी होगा, समय भी लगेगा, तो क्यों ना अपने सैनिकों का विवाह यहीं पर करा दिया जाए। और आपको पता ही है ये भारतीय समाज में या कहीं भी कि विवाह केवल स्त्री से नहीं होता है, उसके पूरे परिवार आपको उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये है कि मान लो कि ये स्त्री है ना, ये आपको स्त्री है, इसकी विवाह किससे होती है? सैनिक से। अब इस स्त्री का क्या होता है? भाई होता है। मान लो भाई है, बहन है, पिता है, कोई भी है। अब ये सैनिक जो है, यानी ये पुर्तगाली सैनिक क्या हो गया? इन लोग का रिश्तेदार हो गया। अब ये कभी इनका एंटी चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। अब ये सैनिक कहेगा साले साहब चलिए, थोड़ा सा मुसीबत पड़ा है ना, विद्रोह है, तो ये बच्चे चले जाएंगे। कहेगा पिताजी चलिए, थोड़ा सा मुसीबत पड़ा है। क्यों? क्योंकि इनकी बेटी का विवाह, इनके फैमिली के विवाह इस सैनिक से हुआ। और इस प्रकार अल्बुकर्क क्या करने लगे कि यहाँ पर स्थानीय विवाह करने लगे ताकि पुर्तगाली सेना यहीं पर बस जाए और यहीं पर विरोध जो भी हो तो समय नहीं लगेगा, दोनों दबा दे। ये इनका बहुत बड़ा काम था, जिसके कारण से आपको पुर्तगाल थोड़ा सा यहाँ पर दबदबा बनने लगा। दूसरा क्या इन्होंने प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया? दूसरा प्रोग्राम बनाया कि आपको लोकल्स को ईसाई बनाना, ईसाईकरण की शुरुआत की। यानी ये सैनिक कौन है? ईसाई है, इससे विवाह हुआ, ये भी ईसाई बना दिया। अब कहेगा कि आप लोग भी काम कीजिए, ईसाई बन जाइए, मतलब मेरे धर्म को अपना लीजिए। क्यों अपना ले? कहेगा कि क्यों अपना ले, हम अपने धर्म में ठीक है। अरे अपना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्यों रहेगा? तो आपको हम लोग क्या देंगे? सुख सुविधा देंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो अगर आप ईसाई रहेंगे तो आपको हम देंगे, लेकिन आप अगर यहाँ पर हिंदू या मुस्लिम रहे तो हम आपको नहीं यहाँ पर सुविधा देंगे। तो ये कहेंगे ठीक है, बन जाते। और इस प्रकार से ईसाईकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो पहला चीज स्थानीय विवाह करवाया, है ना, ईसाईकरण को बढ़ावा दिया। तीसरा इसने क्या किया? इंटरफेयर करने लगा। हालांकि ईसाईकरण को बढ़ावा वगैरह देना इसके लिए थोड़ा सा मुसीबत भी बन गया। इसके अलावा इसने क्या किया? 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र। पहला तो 1510 में गोवा को अधिकार कर लिया, क्योंकि गोवा भी यहां पर महत्वपूर्ण आपको एक बंदरगाह है। यहाँ पे काफी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो सबसे पहले तो आदिल शाह बीजापुर के शासक होते हैं, उससे गोवा छीनता है ये। उसके बाद 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लेता है। मलक्का इस क्षेत्र में है। हरमुज बंदरगाह यहां पर, भारत की खाड़ी याद है, तो इसने 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया, 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया।
यानी इस क्षेत्र से इसका व्यापारिक अधिकार मजबूत हो गया, इस क्षेत्र से इसका व्यापारिक अधिकार मजबूत हो गया। भारत में तो इसने गोवा जीत ही लिया, कोचिंग का क्षेत्र इसके पास है ही, और धीरे धीरे इसने विस्तार प्रारंभ कर दिया। इसने पहली बार, सुनिएगा, इसने पहली बार भारत में सती प्रथा को क्या कर दिया, इंटरफेयर किया, और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में इसने सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। इन्होंने कहा कि क्या है, महिला को जला देते हो यार, क्या गजब, एक प्रथा तो खराब थी ही लेडीज के लिए, लेकिन महिलाओं को भी माइंड वॉश कर दिया जाता था कि ये तुम्हारा धर्म है कि अगर तुम्हारा पति मरता है तो तुमको भी मरना पड़ेगा, नहीं तो जीते जीते उसकी स्थिति ऐसी कर दी जाती थी, लड़की को भी लगता होगा कि अरे मर ही जाते तो ठीक। तो आपको फर्स्ट टाइम सती प्रथा पे पाबंदी लगाई। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में, जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ देगा कि आपको निम्नलिखित में सबसे पहले सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई, पाबंदी किसने लगाई? मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, ऑप्शन क्या क्या रहा? ऑप्शन सबसे पहले रहा आपको अकबर, ऑप्शन दूसरा रहा मान लीजिए राणा सांगा, मान लीजिए थर्ड ऑप्शन रहा अल्बुकर्क, फोर्थ वन इज राजा राम मोहन राय। तो आप क्या मारिएगा? कई बच्चे अकबर मार देंगे, लेकिन अल्बुकर्क अकबर के काफी पहले है ना। अल्बुकर्क अकबर तो 1556 में दूसरा जब लड़ाई होता है उसके बाद सत्ता को संभालते पानीपत के सेकंड में, और ये अभी कहां पर है, 1415, मतलब यहां पर तो अभी बाबर भी नहीं है। तो अब ऑप्शन आंसर क्या होगा? अल्बुकर्क ने पहली बार दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में इस पर पाबंदी लगाई जहां जहां पुर्तगाली शासन। क्लियर? तो अल्बुकर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि यह गवर्नर बनकर कब आता है? 1509 में। सेकंड, गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में। गोवा पर अधिकार किसने किया? अल्बुकर्क ने। किसको हराया था? आदिल शाह को हराया था। पहली बार आपको सती प्रथा पर पाबंदी कौन सा पुर्तगाली शासक लगाया था? यही। स्थानीय विवाह को बढ़ावा किसने दिया? यही। इसके अलावा ईसाईकरण किया था, ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसके अलावा ईसाईकरण आपको यहां पर प्रारंभ किया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट हैं किसके लिए? अल्बुकर्क। उसके बाद नीनो डी कोन्हा। नीनो डी कोन्हा यहां पर समझिएगा, नीनो डी कोन्हा आपको यहां पर आते नहीं, इसके बीच में भी एक दो आया, लेकिन यहां पर एक चीज को ध्यान रखिएगा कि गोवा को राजधानी यहां पर इन्होंने बनाया था। दो यहां पर फैक्ट है, गोवा को छीना किसने था? अल्बुकर्क। राजधानी बनाया था इसने, ध्यान रखिएगा, राजधानी बनाया था आपको इसने। तो दो यहां पर चीजों को आप लोग को ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन यहां पर बिल्कुल भी नहीं करना है कि यहां पर कैसे है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न चलता है सर कि 15 के बाद सीधा 29, देखो सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बीच में 3-4 आए। वास्को डिगामा भी 1524 में आए, गवर्नर यहां पर बने थे। ठीक है, तो वो भी कुछ समय के लिए थे। तो बीच में जो जो इंपॉर्टेंट है बस उसको हम लोग देख लेते हैं। दो चीज को ध्यान रखेगा, गोवा को राजधानी किसने बनाई और गोवा को में सरकारी दफ्तर को किसने आपको ट्रांसफर किया? इन्होंने। 1524 में बसीन और 1535 में द्वीप पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 1538 में गार्सिया द नारोना है, इसके समय दमन, साल्सेट, चौल है, चौल, बंबई, मद्रास पुर्तगाली केंद्र में आ गए। मतलब कहने का मतलब है कि 1540 तक आते आते ये लोग आपको क्या बन गए? हिंद महासागर के किंग बन गए। हिंद महासागर में आपको इनका और अरब अरब कंप्लीट में प्रभुत्व स्थापित होता है 1540। मतलब इकलौते बाहरी लोग, इकलौते बाहरी लोग खूब पैसा कमा रहे, दबाकर पैसा कमा रहे। ठीक है, इनको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, आराम से जिंदगी जी रहे।
अब जैसे ही ये लोग बहुत मुनाफा कमाने लगे तो आपको यूरोप के अन्य देश भी तो कहेंगे कि भाई हमको भी जाना है, हमको भी जाना है, हमको ही मुनाफा कमाना है, कहेंगे ना, हमको ही मुनाफा कमाना है। तो आपको इसी कारण से देखिएगा कि आगे डच हो जाए। अब आते हैं थोड़ा सा कि ये जब आए तो क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों खत्म हो गए, आखिर इतना कमाए तो क्यों खत्म हो गए। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट्स देख लेते हैं कि मुगलों से पुर्तगालियों का पहला संघर्ष जहांगीर के काल में हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन आ चुका है कि किस मुगल काल में या किस मुगल शासक में ने पुर्तगालियों से पहला संघर्ष किया था, तो जहांगीर का। एक्चुअली हुआ क्या था कि सूरत में आपको कारखाना बनाने वगैरह की बात की गई थी और अरब जो व्यापारी थे वो इस क्षेत्र में इनको आगे आने नहीं दे रहे थे, तो वहीं पर जहांगीर के साथ विवाद होता है। चूंकि ये थोड़ा सा इंटरफेयर भी स्टार्ट कर दिए थे तो जहांगीर की सेना ने इनको हराया था। तो पहला आपको जहांगीर के काल में मुगलों का पुर्तगालियों से पहला प्रारंभ होता है। एवं पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ा था कौन, शाहजहां, है ना, ध्यान रखिएगा, वो दोनों अलग अलग है। जेसुइट पादरी ईसाई धर्म प्रचारक 3 बार जो है आपको अकबर के काल में आते हैं, 1580, 90 और 95। अकबर 1605 तक थे, ठीक है। शाहजहां 1600, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, कम से कम 4 से 5 बार पूछ चुका है। तब पूछता है हुगली में किसको पराजित किया, पुर्तगाली के। ऑप्शन में रहेगा डच, अंग्रेज, ठीक है, पुर्तगाली किसने, शाहजहां और 1632। तीनों पॉइंट याद रखिएगा, चारों पॉइंट, ठीक है। पौंडीचेरी में तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट जो थे चार्ल्स द्वितीय, इनके द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह कर लिया गया था और दहेज में बंबई दिया गया था। सोच लो, हमारा प्यारा बंबई को दहेज में दिया गया था। किसने दिया था, तो पुर्तगालियों का कब्जा था। और जब यहां पर इंटरफेयर स्टार्ट हो जाता है किसका, तो आपको अंग्रेजों का, तो इन्होंने क्या कर दिया कि बंबई को दहेज में दे दिया, किसको, ब्रिटेन को। और फिर ब्रिटेन ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड पे दे दिया कि जाओ वहां पर तुम व्यापार व्यापार करो। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में ही होती है। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू, मूंगफली, मक्का, पपीता, अमरूद लाए। वहीं इन्होंने अन्य देशों से बादाम, चिली, संतरा, मतलब इतना जो आइटम देख रहे हैं ना, जो आप लोग आज खाते हैं दबाकर, ये सभी यहाँ पर भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपके इंग्लिश में भी है। इसके अलावा एक आपको इन्होंने आर्किटेक्ट जो स्टाइल है उसको फॉलो किया पुर्तगालियों ने भारत में, जिसको कहते हैं गोथिक स्थापत्य। क्या कहते हैं, गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है। ये आपने चर्च वगैरह देखा है या फिर विक्टोरिया वो स्टेशन देखा है मुंबई का, तो देखोगे कि इस प्रकार से आपको उसका स्ट्रक्चर है ना, इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे डिजाइन करके है, तो यही गोथिक कला है। आपको कला नहीं, कला ठीक है, गोथिक कला है, शैली से आपको यही है। तो गोथिक शैली जो है, ध्यान रखिएगा, गोथिक शैली यही है। चर्च देखते हैं तो समझो वही आपको। तो ये यहाँ भारत में लाने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। नहीं तो अभी तक जो भारत में बनता था वो गुंबद टाइप का, ऊपर में आपको ऐसे गुंबद आपको कर दिया जाता था, ऐसे टाइप का। जैसे देखिएगा कि मैक्सिमम आपको मुगल उगल इसी टाइप के आपको चीज़ों को किए थे, या पहले भी अगर देखिएगा दिल्ली सल्तनत भी ऐसे ही बनता था। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को आपको आगे बढ़ाया और यही गोथिक शैली जो है आपको इन्होंने ऐसे चीज़ों को आगे बढ़ाया। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और इसमें पहला बुक इन्होंने क्या किया, मेडिकल, औषधीय वनस्पति से संबंधित रखा। कार्टेज पद्धति यहाँ पर बहुत फेमस था, वही जो मैंने बताया था कि कार्टेज पद्धति में ये लोग क्या करते थे, व्यापार हेतु परमिट जारी करते थे और काली मिर्च और बारूद के व्यापार की अनुमति यहाँ पर नहीं देते थे। मतलब काली मिर्च और बारूद छोड़कर आप लोग यहाँ पर व्यापार किसी चीज का कर सकते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब इनके पतन का कारण क्या था, पतन मतलब कि क्यों डिक्लाइन हुए, यहाँ पर फॉल क्यों हुआ, आप पुर्तगालियों डिक्लाइन क्यों है, पुर्तगाली बाद में चल क्यों गए। हालांकि सबसे अंतिम में गए थे, लेकिन कुछ ही क्षेत्रों पे इनका एरिया था, गोवा आपको वहां दमन दीव वगैरह हो गया। नहीं तो जिस प्रकार से आए थे और बहुत अपने आप एक बड़े स्तर पे आए थे, वहां पर इनका प्रभाव उस तरीके से नहीं रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कारण था, तो आइए इस कारण को समझते हैं। आपके मेंस में ये सब आता है, इसकी मतलब अभी नहीं पूछ रहा है, लेकिन चूंकि अब बीपीएससी शॉर्ट नोट्स भी कर चुका है तो हो सकता है ये पूछ दे, लिख सकते हैं ना। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स ऑलवेज 150, 170, 80 शब्द लिखिएगा। लॉन्ग आए 500 के आसपास, 500, 550, 600 वर्ड आपको यहां पर लॉन्ग आंसर लिखिएगा। क्लियर सॉरी। पुर्तगालियों के पतन का कारण,
तो सबसे पहले जब तक से यहां पर सिर्फ पुर्तगाली थे, इनको कोई इशू नहीं था। इनको केवल पंगा लोकल से होता था, लोकल को हराते थे, मुगलों को पटाते थे, है ना। इनको पता था कि मुगल से लड़ नहीं सकते भाई, क्योंकि जहांगीर, शाहजहां, ये सब बहुत मजबूत लोग थे, है ना। बाकी लोकल से किसी तरह से करते थे, जैसे इनका दक्षिण से कभी भी नहीं पटा, लेकिन यहां पर भी इन्होंने किसी प्रकार से इन चीजों को किया। आप विजयनगर सुनते होंगे, वहां पर भी ये राजा को थोड़ा सा क्या करते थे, अपने तरफ मिलाने की कोशिश करते थे। लेकिन प्रॉब्लम इनको उस समय आई जब आपको अन्य यूरोपीय कंपनियां आपको यहां पर आकर व्यापार प्रारंभ कर दी। अब जाहिर सी बात है, एक व्यापार है, मैं अकेले खा रहा हूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अब इसको खाने वाले 5 लोग आ गए तो यहां पर प्रॉफिट कम तो है ही, साथ साथ अब संघर्ष भी स्टार्ट हो गया। जैसे डच, फ्रांस, अंग्रेज आते हैं, इनका डचों के साथ लड़ाई हुआ, डचों ने कई बार इनको हराया, अंग्रेजों ने स्वाली की लड़ाई में हराया 1612 वगैरह में। तो यहां पर इनको परेशानी होने लगी, एक तो मुनाफा कम हो रहा है, फिर लड़ाई वड़ाई भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा इनका जो नेवी था, नौसेना थी, अंग्रेजों से कमजोर थी। पूरे एरिया में या पूरे विश्व में कहें, उस समय जो सबसे मजबूत नौसेना थी ब्रिटिश की थी, नेवी। क्लियर। तो इनकी नेवी जो है इनसे कमजोर थी, ये लड़ाई करने जाते हार जाते तुरंत। तो ये 2 रीजन था। ईसाईकरण, जैसे मैंने बताया ना कि अल्बुकर्क ईसाईकरण, तो ईसाईकरण से क्या हुआ कि आपको दक्षिण के कई एरिया में इनसे लोग खुश नहीं थे कि भाई इनके धर्म में छेड़छाड़ कर रहे थे। तो ये बहुत तीव्र गति ईसाईकरण करने लगे, जिसके कारण से 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भी आए। ठीक है, वहां का बहुत प्रसिद्ध आपको व्यक्ति थे जेवियर, ये भी आते हैं। 1560 में इन्होंने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। तो ये सब जो चीजें हैं, लोग इनसे भड़क रहे थे। सती प्रथा में घुस रहे, मतलब कि हिंदू के रीति रिवाज में आप घुस रहे हैं, वहां भी लोग गुस्से में कि क्यों घुस रहे हो भाई, ये हमारा है ना, आप क्यों घुस रहे, वहां भी ये गुस्से में। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था, वह था ब्राजील की खोज। अब समझिएगा कि जब ब्राजील की खोज होती है, ये आपको क्या है, एक सेकंड के मैप है ही तो, देखो अब इन्होंने भारत की तो खोज कर ली ऐसे, ठीक है, लेकिन भारत की खोज तो कर ली, लेकिन यहां पर ये बहुत संघर्ष हो रहा है, बहुत लोग आ गए। अब ब्राजील ये है, क्या है, ब्राजील है। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, जब ब्राजील इनको मिलता, कैपिटल जब ब्राजील की खोज करते हैं, तो ब्राजील क्या हो गया, नजदीक हो गया। ब्राजील क्या हो गया, काफी नजदीक हो गया इनसे। ये जितना रास्ता तय करना पड़ता था उसका 1/3 भी नहीं है ये। और ये भी क्या है, साधन संभाल, खूब यहाँ संसाधन है, संसाधन पूर्ण क्षेत्र है, पता होगा कि यहीं पर अमेज़न नदी वगैरह सब है। तो पुर्तगाली को यहां पर उतना संघर्ष करना पड़ रहा था, ब्राजील में अभी कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा था। ठीक है, थोड़ा सा स्पेन का भी कुछ अधिकार था, थोड़ा सा आपको स्पेन का ऊपर ऊपर में था, इधर से आपको यहां पर ब्राजील का इनका हो गया। और इस कारण से आपको इन्होंने धीरे धीरे यहां पर इंटरेस्ट दिखाना छोड़ दिया। जिस जिस क्षेत्र में थे, जैसे गोवा में थे, दमन द्वीप वगैरह में थे, तो इन्होंने वहां पर बने रहे कि भाई हमको इतना दे। तो देखिएगा कि बाद में, कि जब बाद में केवल संघर्ष स्टार्ट हो जाता, अभी मैं पढ़ाऊंगा कि जब बाद में संघर्ष स्टार्ट हो जाता पुर्तगाल और फ्रांस का, सॉरी अंग्रेज और फ्रांस का, तो उसमें पुर्तगाल की भूमिका बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये बहुत सीमित रह जाते हैं। और इसी सॉरी, और इसी कारण से क्या होता है, आपको यहां पर इनका पतन हो जाता है, मतलब कि यहां से चले जाते हैं। और इस प्रकार आपको यहां पर पुर्तगालियों की भूमिका यहां पर खत्म हो जाती है। कोई समस्या? तो यहां पर आप लोग के लिए एक वर्क होगा, डच स्टार्ट करने के पहले आप लोग चूंकि यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर भी एक होनी चाहिए वो चीज कि मुझे भी खुद से कुछ करना है। तो आप लोग के लिए मैं वर्क ये दे रहा हूं कि आप लोग को क्या करना है, मैं किसी भी कंपनी का, चाहे वो पुर्तगाल हो, डच हो, अंग्रेज हो, है ना, डेनिश हो सॉरी, या फ्रांस हो, सबका आपको क्या करना होगा, मैप के साथ, विथ मैप इनके फैक्ट्रीज को लिखिएगा। कहां से, अब आप कहिएगा कि कहां से लिखे, तो गूगल में खोजिएगा पुर्तगीज फैक्ट्री या पुर्तगालियों का फैक्ट्री भारत में। तो सबसे पहले आप लोग एक कॉपी में क्या कीजिएगा, लिखिएगा पुर्तगाल, भारत का एक मैप बनाइएगा।
ठीक है। और जहां जहां फैक्ट्री होगी, जैसे यहाँ पर कोचीन है, कन्नूर है, गोवा है, दीप, ये सभी जगह आप क्या कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। ये जानबूझकर इसलिए दिया हूं ताकि आपके अंदर भी एक हो कि भाई मुझे भी ये करना है। और जब मैप के थ्रू ये कीजिएगा ना, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं प्री में, तो जब मैप के थ्रू ये सब काम कीजिएगा तो आपको काफी आराम रहेगा। ठीक है, और आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। अब आते हैं डच। अब इनसे कुछ 2-3 चीजों को है। डच क्या करते हैं, जैसे यहां पर मुनाफा कमाते हैं तो डच, आज का जो है नीदरलैंड, आपको हॉलैंड का नाम सुना होंगे, वही डच। इन्होंने भी भाई अपने सरकार से कहा कि हमको भी जाने का परमिशन दीजिए, खूब पैसा कमा रहे हैं भाई यहाँ पर दूसरे देश वाले, वहां पर जा जाकर खूब कहा गया कि भाई जाइए जाइए, वहां पर हम लोग को पैसा कमाना है। तो वहां की संसद में यह बात उठी कि वहां पर मीटिंग हुआ, वहां पर बात उठी और कहा गया कि ठीक है भाई, एक काम करते हैं, आप लोग कोई परमिशन है। तो यहां पर क्या हुआ कि छोटे छोटे कई कंपनियां मिलकर एक बड़ी कंपनी के रूप में आपको खुद बनाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनका नाम दिया जाता है VOC, वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। VOC अगर आपसे कोई पूछेगा तो किसका कंपनी है, डचों का। 1602 में कंपनी बनती है। तो मैंने क्यों आपको शुरुआत में कहा था कि अंग्रेजों की कंपनी 1600 में बन गई थी, इनकी 1602 में बनती है। और यहीं पर ये कंपनी बनती है, इसमें आपको जो पूंजी होती है, आता है क्वेश्चन इसलिए लिखा हुआ 65 लाख गिल्डर, ये पूंजी गिल्डर वहां के मनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूंजी जो होती है 65 लाख गिल्डर आपको यह होता है। यानी अगर आपसे कोई कहेगा कि किस कंपनी में संयुक्त पूंजी लगाई गई थी, तो आपको डचों में संयुक्त पूंजी लगाई गई थी। पूंजी कितना बना था, तो 65 लाख गिल्डर। कंपनी कब बना, तो 1602 में। नाम क्या था, तो वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कंपनी बनने के पहले ही आपको एक व्यक्ति जिसका नाम था हाउसमैन, क्या नाम था, कार्नेसियस हाउसमैन, इनको कहा गया था कि जाइए भाई आप पूर्व की तरफ व्यापार करने के लिए आपको छूट। तो ये पहुंचते हैं सीधा इंडोनेशिया, और यहीं पर एक जगह होता है बाटविया, वहां पर ये कब्जा करते हैं। फिर बाद में जाकर बाटविया को डच राजधानी बना देते हैं। ध्यान रखिएगा। अब 1602 में इनकी कंपनी स्थापना हो जाती है और इनको छूट दिया जाता है कि ठीक है जाइए आप 21 साल के लिए आप यहां पर जा सकते हैं, और आप यहां पर व्यापार करने के लिए अगर किसी से लड़ाई करना पड़ता है तो लड़ाई कीजिए, अगर किसी से आपको यहां पर छीना झपटी करना पड़ता है तो छीना झपटी कीजिए। हमको यानी हमको मतलब सरकार को सिर्फ यहां पर मुनाफा चाहिए, सरकार को यहां पर सिर्फ मुनाफा चाहिए, और जिसके कारण से आपको 21 साल की छूट दी जाती है। तो ये पहुंचते हैं और इंडोनेशिया से खूब व्यापार करते हैं। तो मसालों की जो शुरुआती दौर पर व्यापार करते हैं वो आपको यही करते हैं। एक चीज और यहां पर पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आम जनता के लिए शेयर भी लाए थे ये लोग, ये सब प्री फैक्ट्स हैं। 1605 में वादेर हेग ने मसूलीपत्तनम, यहां पर आंध्रा का एक जगह है मसूलीपत्तनम, यहां पर पहली बार आप भारत में व्यापार खोलते हैं। इसके पहले कहां पर, तो ये इंडोनेशिया से ही काम चला रहे हैं। मतलब कहां पर, अगर मैं मैप की बात करूं, मैप की बात करो तो ये इंडोनेशिया पर व्यापार कर रही है, ये मसूलीपत्तनम है। ठीक है, अब यहां पर सीधा ये भारत से, यहां पर मसाला, चूंकि इंडोनेशिया भी मसाला आपको एरिया है, खूब मसाला होता है यहां पर, तो यहां से मसाला व्यापार करने लगे, और भारत से ये कपड़ों का व्यापार करने लगे। ठीक है, भारत से ये कपड़ों का व्यापार करने लगे। कहा जाता है कि भारत को के कपड़ों को यूरोप तक प्रसिद्ध करने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो यहीं पर मसूलीपत्तनम में, तो भारत में पहली फैक्ट्री डचों ने कहां खोली, मसूलीपत्तनम में खोली। इसके पहले कहां गए, तो इंडोनेशिया में। कौन सा यूरोपीय कंपनी है जिसने अपनी राजधानी शुरुआती दौर में इंडोनेशिया बनाई थी, तो डच ही आपको वो पहली कंपनी होते हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि चंद्रगिरी के राजा के साथ इन्होंने समझौता किया और पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की, और यहीं पर अपने स्वर्ण सिक्के, जिसको पैगोड़ा ये लोग कहते थे, वो ढालना शुरू किया। इसके अलावा आपको कलकत्ता आज के कासिम बाजार में इन्होंने रेशम की चक्की, मतलब कपड़ा चूंकि यहां पर बहुत फेमस होने लगा और यूरोप में कपड़ा खूब व्यापार होने लगा, तो इन्होंने रेशम की चक्की स्थापित की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेशम की चक्की मतलब कि आपको यहां पर ये शुरू करते हैं कि भाई हमको सिल्क मिल जो है हमको स्थापित करना है, और खुद का कपड़ा बनाने लगे। कई यहां पर ये रोजगार सब प्रदान करने लगे लोगों को। ठीक है, यानी आपको डच भी इस क्षेत्र में काफी एक्टिव हो गए। ठीक है,
इसके बाद इन्होंने 1653 में चिंसुरा हुगली में अपनी कोठी स्थापित की और इस किले का नाम रखा गया गुस्ताउस फोर्ट। तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा कि गुस्ताउस फोर्ट किसका है था, तो गुस्ताउस फोर्ट डचों का था। 1612 में डचों ने सूरत में पुर्तगालियों को हराया और कहीं कहीं एक्चुअली 27 है लेकिन कहीं कहीं 25 भी लिखा रहता है, पीपली में पश्चिम बंगाल में अपनी पहली डच फैक्ट्री बनाई। चिंसुरा बाद में बनाते हैं। 3 फैक्ट्री यहां पर ध्यान रखिएगा। पहला फैक्ट्री ये कहां पर बसाते हैं, इंडोनेशिया। भारत में पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। बंगाल में पहली फैक्ट्री तो पिपली में। ये तीनों प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। गुस्ताउस फोर्ट किसका था, डचों का। कहां पर इन्होंने किया था, हुगली में, चिंसुरा में। क्लियर। रेशम की चक्की वाला ये सब प्रश्न आपसे नहीं पूछा है अभी तक कोई भी। ये अब डच यहीं पर आपको आते हैं और यहां पर व्यापार करते हैं, लेकिन आपको यहां पर होता है कि ये चूंकि थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, पुर्तगाली थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यहां पर थोड़ा सा इनका डाउन होता है, क्योंकि अंग्रेजों के साथ संघर्ष स्टार्ट होता है। मैं आगे बताऊंगा कि 1759 में आपको एक लड़ाई होता है, बेदरा का लड़ाई, है ना। और इस बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच होता है, यह बेदरा का युद्ध होता है आपको अंग्रेज वर्सेस डच। और इसी अंग्रेज वर्सेस डच वाले में, अंग्रेज वाला में मैं डिटेल्स बताऊंगा इसको। डच यहां से फिर चले जाते हैं और इस प्रकार से आपको यहां पर जो है डच जो है आपको भारत में करे। इसका भी आपके पास होमवर्क वही रहेगा कि आप लोग यहाँ का भी मैप उसी प्रकार से यूज कीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अंग्रेज पढ़ते। अंग्रेज आपको काफी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इंग्लिश के बाद जब साम्राज्य विस्तार वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें से सब राज्यों के लिए पढ़ाऊंगा। मतलब राज्यों कहने का मतलब है कि बंगाल, मराठा, मैसूर वगैरह के लिए पढ़ाऊंगा। तो आपको डच यहाँ तक है। इसके बाद डचों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। अंग्रेज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अंग्रेज यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है और अंग्रेज पढ़कर ही आगे बढ़ना है। एक जगह में स्टॉप यहाँ पर अंग्रेज को करके फिर हम लोग थोड़ा सा फ्रांस की लड़ाई यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अंग्रेज पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे अभी हम लोगों ने देखा, देखिए अब अंग्रेज है ना, ब्रिटिश कंपनी, पुर्तगाली, डेनिश, हम लोग ने पुर्तगाली को देख लिया, डच को देख लिया, अंग्रेज। अब ये देखो, ये डेट और ये डेट देखिए। डच का कब देखे थे हम लोग, 1602 में। यानी अगर क्वेश्चन आएगा कि किसकी कंपनी पहले बनी थी, तो अंग्रेजों कंपनी पहले बनी थी, लेकिन डच पहले आए थे। ये बस आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अंग्रेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ हमारी कहानी किस्सा चलेगा आगे 1947 तक। तो 1599 में कुछ व्यापारियों ने कंपनी की स्थापना की, क्योंकि जैसे आप देखिएगा कि खूब आपको पुर्तगाली क्या है, व्यापार कर रहा था, मुनाफा कमा रहा था। और मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाली इतना आपको मुनाफा कमा रहा था कि यूरोप के जितने भी देश आपको देश थे, उनका केंद्र बिंदु बना हुआ था कि भाई पूर्व के देशों के साथ वो जाकर व्यापार कर रहा है। तो सबका होगा, सब व्यापारी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माल पानी कमाएं। तो ये क्या करते हैं कि आपको ब्रिटिश जो हेड होते हैं उनसे कहते हैं, कुछ कुछ कंपनियां होती है, मिलकर एक कंपनी बनाते, कहते हैं कि हमको भी व्यापार करने दीजिए, कुछ पैसा आएगा तो आपको भी तो फायदा होगा। और इस प्रकार से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज क्यों, ये देखो, ये है 0 डिग्री देशांतर, ये ईस्ट है ना, यानी इस तरफ व्यापार करने के लिए ये लोग छूट मांगते हैं। फाइनली अप्रूवल महारानी को देना होता है, तो इनका नाम ध्यान रख दीजिएगा। कभी कभी ऑप्शन में विक्टोरिया हो जाता है ना, एलिजाबेथ द्वितीय हो जाएगा। तो एलिजाबेथ प्रथम थी, इन्होंने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है आप पूर्व के देशों के साथ, लेकिन 15 वर्ष तक ही, 15 वर्ष तक ही जाइए और मैं आपको क्या करूंगी, आप लोग जाकर व्यापार कीजिएगा। आपको अकेले व्यापारी होइएगा जो इस तरफ जाकर आपको व्यापार करना होगा, ठीक है। ये लोग जाते हैं, व्यापार करना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से रवानगी होती है। लेकिन जेम्स प्रथम आपको एलिजाबेथ 1 के बाद बनते हैं। इनसे कहा गया कि हमको अनलिमिटेड दे दीजिए, मतलब जो 15 वर्ष का आपको बैरियर है उसको खत्म कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन 2 पूछता है यहाँ पर, एक कि किसने पहली बार इनको ये अप्रूवल दिया, तो एलिजाबेथ। और कितने वर्षों के लिए, 15 वर्ष। किसने इनको अनलिमिटेड किया, तो 1609 में जेम्स प्रथम जो है एक आपको चार्टर के द्वारा इनको ये अनलिमिटेड कर देते हैं। बाद में अगर हम लोग वर्ल्ड पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि व्यापारी कंपनियों से इन्होंने कहा था कि मुनाफे का एक फिक्स हिस्सा चाहिए तभी तुमको देंगे, है ना, तब जाकर ये यहाँ पर अप्रूवल। ये आप लोगों को पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है। 1608 में कैप्टन हॉकिंग्स गए हैं, ठीक है, सूरत के तट पर पहले पहुंचे। ये किस जहाज से थे, तो ये हेक्टर नामक जहाज से थे।
दो प्रश्न पूछता है कि पहला अंग्रेज जहाज कौन था तट पे आया था, तो वो था रेड ड्रैगन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कि आपको हॉकिंस किस जहाज से आए थे, तो हेक्टर। मतलब ये अकेले ये लोग नहीं चलते थे ना, जहाजों का समूह चलता था। तो सबसे पहले जो तट पे पहुंचा था ये जहाज पहुंचा था, रेड ड्रैगन। हॉकिंस रास्ते आते हैं, पहला अंग्रेज होता है जो समुद्री मार्ग से आया। इसके वक्त पहले भी आए थे अंग्रेज, लेकिन थल मार्ग से, जमीन के रास्ते से आए थे, ये तो समुद्र के रास्ते से आए। कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आने वाले प्रश्न है, कुछ आ चुके हैं, कुछ भविष्य में आपको आएंगे। अब ये किसके नाम का पत्र लेकर आए थे, अकबर के नाम का पत्र लेकर आए थे, क्योंकि इन लोगों को लगा था कि अकबर यहाँ पर शासन कर रहे हैं। व्हाट्सएप तो था नहीं कि भाई जहांगीर व्हाट्सएप कर दे कि माई फादर इज डेड, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई। अंग्रेजों को लगा कि वही होंगे, अकबर ही होंगे, और अकबर के नाम का पत्र लेकर आए। जब आए तो पता चला कि इनके पुत्र जहांगीर अब शासक हैं, यहाँ के बादशाह है, मुगल बादशाह। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है किसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके नाम का पत्र लेकर आए थे, तो अकबर के नाम का पत्र लेकर आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब इनसे मिलते हैं जहांगीर से, तो इनको बहुत खुश हो जाते हैं, इंग्लिश खां की उपाधि देते हैं और 400 मनसब को इनको प्रदान करते हैं। इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। अब सोचिए कि कोई अंग्रेज आकर हिंदी बोलता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं, कि वाह जबरदस्त, इनको भी फारसी उर्सी बोलना शुरू किया, ये भी खुश हो गए कि चलो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां तक। लेकिन हालांकि हॉकिंस ने काफी प्रयास किया, लेकिन उनको बहुत ज्यादा कुछ व्यापारिक छूट नहीं दी गई। ठीक है, ये असली छूट किसको मिलता है, थॉमस रो को। ठीक है, जो कि हम लोग अभी आगे देखते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए भाई, इंग्लिश वाले बच्चे। 1612 यहीं पर एक लड़ाई होती है सूरत के तट पे, स्वाली होल की लड़ाई। मैंने आपको बताया था ना कि पुर्तगालियों के साथ एक समस्या यह आ गई थी। पुर्तगाली के यहां पर जाने का एक कारण यही था कि अब कई सारे जो यूरोपीय व्यापारी थे उनके साथ इनका संघर्ष हो रहा था। तो ये कैप्टन थॉमस बेट्सो थे, इन्होंने नेतृत्व संभाला और पुर्तगालियों को यहां पर हराया। सूरत के पास एक जगह है, ठीक है, वही व्यापार को लेकर ही था। इसके बाद 1613 में आपको अंग्रेजों ने सूरत में स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। परंतु इससे पहले ही आपको यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर भी एक कंफ्यूजन ये रहता है, ये है मसूलीपट्टनम। ठीक है, ये है सूरत। तो मसूलीपट्टनम में 1611 में आपको इन्होंने क्या कर दिया था, अपना अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री बसा लिया था। रीजन क्या था, हॉकिंस आए थे तो सूरत में इन्होंने जहांगीर से अप्रूवल ले लिया था, जहांगीर से बातचीत कर ली थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर गए तो इनके कई यहाँ पर जो लोकल्स व्यापारी थे उन्होंने जहांगीर को कहा कि इनको मत बनाने दीजिए, ये सब जो भी बहुत सारी चीजें। तो सूरत में फैक्ट्री बनना स्टार्ट हो गया था, लेकिन रुक गया। तब तक भाई अब ये आ गए थे तो इनको बनाना था, तो यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बंदरगाह की स्थापना कर ली। क्लियर। इसके बाद 1615 में दूसरा आपको अंग्रेज आता है, थॉमस रो। इसी को थॉमस रो भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी को क्या कहते हैं, थॉमस रो भी कहते हैं। और ये आकर जहांगीर से बहुत सारे चीजों का क्या कहता है कि अप्रूवल लेता है कि हम लोग ये थोड़ा सा व्यापार कर सकते हैं, थोड़ा सा व्यापार में ये छूट दीजिए। ये आगरा में इससे मिलता है जहांगीर से। जहांगीर से बहुत कोशिश किया कि, आगरा कह रहा हूं, अजमेर में, कि आगरा मिल रहे, दिल्ली मिल रहे, कि जाकर अजमेर में आपको यह इससे मिल पाता है, थॉमस रो। ठीक है, और फिर जाकर कई सारे व्यापारिक छूट प्रदान करता है। 1629 तक अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा, अजमेर आदमी और कई फैक्ट्रियों की स्थापना कर ली थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको इसके पहले बताया था पुर्तगालियों के दौरान कि शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली में हराया था। ये बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। ठीक है, 1632 में। तो जब यहां पर अंग्रेजों को, ये पुर्तगाली भागते हैं, तो किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, तो अंग्रेजों को फायदा हुआ। और अंग्रेज यहां पर जाकर अपना व्यापार बहुत तीव्र गति से करने लगे और यहीं पर 1651 में इन्होंने अपने फैक्ट्री की यहां पर स्थापना कर ली। कहां पर, हुगली में, अंग्रेजों के द्वारा। क्लियर। इसके अलावा फिर आपको बालासोर में यहां पर किया, इसके बाद फिर आपको मद्रास में किया, बहुत सारी जगहों पर इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित कर लिया। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप लोग का एक होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग सभी यूरोपीय कंपनी और उसके फैक्ट्रियों को एक अलग पेज पे लिखिएगा, ताकि आपको भी अपने अंदर एक लगे कि भाई हमको भी काम करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
1639 में फ्रांसिस डे ने आपको चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे, मतलब कि आपको कुछ पैसे देकर अपने उस क्षेत्र को लेना, और यहीं पर इन्होंने क्या किया, फोर्ट बना दिया। ठीक है, और इसी फोर्ट का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। आज भी जाइएगा मद्रास में तो आप यहाँ घूम सकते हैं। क्लियर। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी से जजिया कर भी लिया था। यस, औरंगजेब 3.5% लेते थे कंपनी से जजिया कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कौन लेता था? तो औरंगजेब। कौन सा मुगल सम्राट था? औरंगजेब। औरंगजेब 1707 तक था। क्लियर। जजिया कर इनसे लेता था। जजिया कर मतलब गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग को जजिया कर मतलब लगता है कि हिंदुओं से, कोई भी गैर मुसलमान, ठीक है, जो इस्लाम ग्रहण नहीं किया, वह सबसे लेते थे ये लोग। इसके अलावा आपको अजीम उस्सान बहादुर शाह प्रथम के पोते थे। इन्होंने सुल्तानती गोविंद, ये पोते नहीं, उनके बेटे थे। कोलिकाता 3 जगह है कलकत्ता के पास। ये तीनों की जमींदारी 1200 रुपये हम दे दी। कहीं कहीं 12,000 भी लिखा रहता है, लेकिन 1200 रुपया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। और जॉब चार्नोक ने इसी को क्या कर दिया, मिलाकर आपको फोर्ट विलियम बनाया, जो कि आपको आज क्या है, कोलकाता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? चार्ल्स आयर। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स आयर। क्लियर। तो यहां पर 2-3 फैक्ट को ध्यान रखना है आप लोग को। 1639 मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज, 1680 में जजिया कर समाप्त, ये जजिया कर लिया, और आपको 1698 में इन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की। 3 गांव थे, सुल्तानती गोविंदपुर और कोलिकाता मिलाकर। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर एक कंफ्यूजन आता है, सुनहरा फरमान और शाही फरमान में। मैं इसका एमसीक्यूज का टेस्ट भी लूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उस दिन भी लूंगा, फिर भी आप लोग गलत कीजिएगा। देखिए, सुनहरा फरमान सबसे पहले 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, उन्होंने दिया था। मतलब इसमें भी था कि इनको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि टैक्स कम देना पड़ता था इस क्षेत्र में। गोलकुंडा यानी आज का हैदराबाद वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर टैक्स कम देना पड़ता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर अब्दुल्ला कुतुब शाह पहली बार इस तरह की चीजों को अंग्रेजों को प्रदान किए। तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये बड़ा सही चीज है, एक बार में पैसा दे दो, 500 पैगोड़ा, ये आपको, ये था गोल्ड कॉइन था। ठीक है, और फिर इस क्षेत्र में व्यापार का बहुत लाभ लो, और यहां पर खूब व्यापार करने लगे। इनको शुरुआत में समझ में नहीं आया, फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इस क्षेत्र में काफी इंटरफेयर आपको स्थापित कर दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आपको कंपनी जब 1615 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में आपको एक दूत मंडल मुगल दरबार में आया था, और इसी में एक चिकित्सक थे, कौन? ध्यान रखिएगा इनका नाम, विलियम हैमिल्टन। इसने फर्रुख शेर का इलाज कराया। अब मुगल बादशाह भैया फर्रुख शेर का इलाज करा दिया, खुश होकर। शाही फरमान, देखो ये शाही फरमान है। मुगल कौन थे? शाही लोग थे, बादशाह तो शाही फरमान दिए थे, और ये सुनहरा फरमान दिए थे। इंग्लिश में देखिएगा तो ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो ये डेट को याद रखिएगा, 1717 में 1717 में फर्रुख शेर ने कंपनी को एक अधिकार पत्र यानी शाही फरमान दिया, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया। मतलब कि ये अंग्रेजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज रहा। इसमें क्या क्या मिला? तो बंगाल में व्यापार की छूट मिली, सूरत में व्यापार की छूट मिली, और अंग्रेजों ने कहा कि हुजूर हम लोग अपना सिक्का ढाल ले क्या? अब ये मुगल बादशाह ढाल लो। तो पहली बार अंग्रेज यहां पर सिक्का ढालने लगे बंगाल में, फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा। सोचो कि एक कंपनी आ रही है और अपना यहां पर वो सिक्का क्वाइन बना रही है, इससे आश्चर्य की क्या बात है। और इन लोगों को समझ में आया नहीं। ठीक है, इनका उपनाम था घृणित कायर। आप लोग को मैंने पढ़ाया ना, लास्ट जो फर्स्ट हम लोग का जो चैप्टर था उसमें पढ़ाया था ना फर्रुख शेर के बारे में, इनकी तारीफ की थी उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने यहां पर देखिएगा कितने अधिकार ले लिए, और यही सब जो अधिकार है आगे जाकर क्या बनता है, इन्हीं पर उल्टा साबित होता है, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो आपको बंगाल के नवाब। तो अंग्रेजों को यहां तक रोकते हैं। इसके बाद फिर फ्रांस से टक्कर होगा ना, तो मैं वहां पर आपको यहां बताऊंगा। इसके बाद डेन आते हैं, डेनिस। इनसे कुछ ज्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट है बस याद रखना। डेन आए थे, कहीं कहीं 1616 लिखा रहता है, कहीं 1618 लिखा रहता है, इसलिए मैंने यहां पर दोनों दे दिए, पूछता नहीं है। यह ध्यान रखिएगा 1620 में ट्राम्बेकर, तमिलनाडु में एक जगह है,
वहां पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बसाई। ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, कि ट्राम्बेकर में किसने अपनी पहली फैक्ट्री बसाई थी, तो यही डेन थे। 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बसाई। बंगाल के सीरमपुर में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बसाई। और थर्ड है कि 1845 में अपना सब कुछ बेच बाच कर चले गए। क्यों बेच गए? ये बहुत यहाँ पर संघर्ष नहीं कर पाए। यहाँ पर जो फाइट चल रहा था वो ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच का ही फाइट चल रहा था, जो अभी आपको बताऊंगा। तो डेनिस का आपको यहीं पर रहा। अब सब आ गए यहाँ पर, फ्रांस कैसे नहीं आए? मैं पहले ही बता रखा है कि यूरोप में दो टक्कर के बीच जो दो देश थे जो मजबूत थे, वो ऑलवेज ब्रिटेन और फ्रांस रहे हैं। अगर वर्ल्ड इतिहास पढ़िएगा तो ऑलवेज इन दोनों का क्या रहा है, हमेशा उल्टा समझ रहा है, मतलब कि दोनों का फाइट हमेशा चलते रहता है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर भारत में प्रभावित होता है। तो सब यहाँ पर कर रहे थे। तो यहीं पर एक मंत्री थे जिसका नाम था कॉलबर्ट। वहां का थोड़ा सा फाइनेंस वगैरह देखते थे, काफी महत्वपूर्ण पद पे थे। तो इनको लगा कि भाई हमारे भी लोग जाए और व्यापार करें, सब कोई पैसा कमा रहा है, हम भी लोग कमाए। तो उस समय वहां पर लुई 14 जो थे शासक थे, मतलब राजा। यहाँ पर लुई 13, 14, 15, 16 ऐसे करके शासक बने थे, ठीक है। तो उस समय किसका शासन था? लुई 14। और कोलबर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है 1664 में, जिसका नाम होता है कंपनी द इंडस ओरिएंटल। कहां के लिए? तो ईस्ट इंडिया के लिए, ईस्ट एशिया में इंडिया के लिए ही इन्होंने सबसे पहले आपको यहां पर चीजों को बसाया। इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या दिमाग लगाया, जैसे मान लो कि ये आपको फ्रांस, ये आपको अफ्रीका है, ये मेडागास्कर, ये इंडिया है। ये सबसे पहले है सोचो कि मेडागास्कर में अपना क्या बनाते हैं, बस्ती उस्ती बनाते हैं इस क्षेत्र में। लेकिन ये जगह थोड़ा सा अलग है, यहाँ आपको थोड़ा सा ट्राइब्स रहते हैं। इनको यहाँ पर बनाने लग गया कि यहाँ पर सक्सेस नहीं होंगे, हो सकता है 2-4 भाला मारे होंगे ये लोग। तो यहाँ से ये पहुंचकर फिर कहाँ पर आते हैं? सीधा सूरत। कहाँ? सूरत। तो सूरत में भी अपनी पहली फैक्ट्री कौन बसा रहा है? फ्रांस, 1668 में। किसकी सहायता से? तो फ्रैंक कैरो की सहायता से। इसके अलावा कौन सा आपको और था यूरोपीय कंट्री जिसने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बसाई? तो अंग्रेज। दोनों ने सूरत में। तो सूरत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये देखिएगा यहाँ पर बंदरगाह का ये है। और आज भी देखिएगा सूरत एज ए मतलब अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। इसके बाद पांडिचेरी, मिलोट पोर्ट लुइस की स्थापना की जाती है फ्रैंक मार्टिन के द्वारा। पांडिचेरी की कहानी थोड़ी सी अलग है। पांडिचेरी आपको यहाँ पर बसाते हैं फ्रांस, लेकिन इनसे ब्रिटिश छीन लेते हैं। फिर आपको वहां से डच के पास जाता है। उसके बाद फिर एक संधि होती है, रिजविक की संधि, और इस रिजविक की संधि के बाद डच से फ्रांस को फिर मिलता है। तो आपको ध्यान रखो ना रिजविक की संधि, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये दे दिया। क्लियर? इसके अलावा फिर बंगाल, चूंकि बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सभी वहां पर फाइट भी कर रहे थे। तो बंगाल के सूबेदार थे शाइस्ता खां। इन्होंने फ्रांसीसियों को 1774 में एक जगह किराए पे दिया, और यही आपको चंद्रनगर की स्थापना होती है। ये ध्यान रखिएगा, चंद्रनगर। ये हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे? जब सिराजुद्दौला पढ़ाऊंगा ना, जब प्लासी की युद्ध, तो वहां पर आपको इस चंद्रनगर की चर्चा करूंगा, है ना, ध्यान रखिएगा। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ये जो भी पीडीएफ आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम पे, अभय सर PW, इस टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब ये मैप एक है, समझिएगा। इस मैप को लाने के पीछे कारण यह है क्योंकि ये आज का मैप नहीं है, ये 1750 के आसपास का आपको मैप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैसूर, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, इसको कहते थे कर्नाटका। ये कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटका। ये मत समझिएगा कर्नाटक बोलूंगा तो ये ना, उस समय इस क्षेत्र को कर्नाटक, और कर्नाटका उस समय आपको सी से नहीं था, सॉरी के से नहीं था, सी से था। ये क्षेत्र मैसूर का क्षेत्र है। ये कर्नाटक, ये मैसूर, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये आपको निजाम का है, और ये मराठावाड़ी क्षेत्र है, ये ट्रावनकोर का क्षेत्र है। फिर से ध्यान से, ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये कर्नाटक है। इसी को कर्नाटिक कहते थे। क्या करना था इंग्लिश में? कर्नाटिक वार, है ना। इंग्लिश में देखिएगा ना तो कर्नाटक वार नहीं रहता है, कर्नाटिक वार रहता है। ये देखो यहाँ पर, ये देख रहे हैं त्रावणकोर लिखा हुआ है, ये आपको मालाबार लिखा हुआ है, और ये जो क्षेत्र है मैसूर का क्षेत्र है, ये आपको
अपने निजाम का क्षेत्र है यानी हैदराबाद, ये मराठावाड़ी क्षेत्र है। क्लियर। मैप को ध्यान में रखिएगा। मैप को इसलिए ध्यान में क्योंकि यहाँ पर अगर मैप नहीं ध्यान में आएगा ना तो लोकेशन के हिसाब से आप क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा आपका। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये है मद्रास, ठीक है, ये है पौंडीचेरी, आप लोग हो सकता है दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत वो क्लियर नहीं, और ये है अकाट। अकाट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये मद्रास है। मतलब कि ये जो भी क्षेत्र है आज के तमिलनाडु में उस समय का कर्नाटक कहा जाता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग को क्या पढ़ना है, कर्नाटक युद्ध, ठीक है, कर्नाटक युद्ध हम लोग को पढ़ना है। आप लोग को पता है ना कि यूरोप में दो देशों के बीच ऑलवेज पंगा रहता था, टेंशन होता था, फ्रांस और ब्रिटेन। रीजन भी था। अब जैसे वर्ल्ड पढ़िएगा ना तो उसमें मैं आपको, अब तो यहाँ आप लोग के है नहीं सिलेबस में, जो ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव है तो उतना डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा कि जब ब्रिटेन जो है अमेरिका पे किसका राज था, ब्रिटेन का राज था, वहां पर भी फ्रांस अपना उंगली करता था, कनाडा में उंगली करता था, ब्रिटेन फ्रांस के आपको क्षेत्रों में उंगली करता था, मतलब इन दोनों का हमेशा चला है ना। और इसका प्रभाव देखिएगा कि भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। इसलिए जो कर्नाटक का जो पहला वार होता है वो होता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है, आज भी जाइएगा तो ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है, उस समय ये छोटा नहीं था, ठीक है, बड़ा था वो। इसका उत्तराधिकारी का विवाद था कि इसका किंग कौन बनेगा, है ना। उस समय यूरोप के कई सारे देश दो हिस्सों में बट गए थे, एक कह रहा था ए को बनाओ, एक कह रहा था बी को बनाओ, और ब्रिटेन और फ्रांस दोनों विपरीत ग्रुप में थे। वहां पर टेंशन क्रिएट हुआ तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर वहां पर टेंशन क्रिएट होगा तो यहां पर भी टेंशन क्रिएट होगा, है ना। जब दो देश है, यहां पर मुख्य देश में दोनों के बीच मुकाबला हो रहा है तो यहां पर भी क्या होगा, मुकाबला होगा। हुआ क्या कि अंग्रेजों ने यहां पर फ्रांसीसियों के कई सारे जहाजों को ये कर लिया, पकड़ लिया। इस समय यहां पर डुप्ले थे, फ्रांसीसी गवर्नर, ये अंग्रेजों के पास जाते कहते हैं कि आपने जो हमारे जहाजों को कब्जा किया छोड़ दीजिए। वो टेंशन तो वहां यूरोप में है, यहां पर क्या दिक्कत है, हम लोग यहां पर व्यापार करें। अंग्रेज कहते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तब जाकर डुप्ले आपको यहां पर इनके साथ फाइट करते हैं, लड़ाई होता है, और डुप्ले लड़ाई करते करते इस मद्रास को घेर लेते हैं। इस मद्रास को क्या कर लेते हैं, डुप्ले घेर लेते हैं। इसी बीच यहां पर इंटरफेयर, चूंकि मद्रास का क्षेत्र तो यहीं पर इंटरफेयर होता है, तो अनवरुद्दीन यहां पर क्या करते हैं, एक लड़ाई होता है जिसको कहते हैं सेंट थॉमे का युद्ध, ठीक है, इसी को कहते हैं बैटल ऑफ ऑर्डियार। अंग्रेजों के साथ यहां पर, फ्रांसीसियों के यहां सेनापति कौन होते हैं, पैराडाइज, लेकिन मेन हेड कौन रहते हैं, डुप्ले। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि सेंट थॉमे का जो युद्ध होता है किसके बीच होता है, मतलब कि उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा उस समय फ्रांसीसी गवर्नर आपको डुप्ले होता है। क्लियर। अब यहां पर सेंट थॉमे का युद्ध आपको होता है, एक लड़ाई होता है सेंट थॉमे, अनवरुद्दीन। भाई कौन है अनवरुद्दीन, ये तो आपके लिए समस्या है कि भाई अनवरुद्दीन अचानक से कौन हो गए। देखो अब ये कहां से आते हैं समझिएगा। ये आपको हैदराबाद है, ठीक है, यानी निजाम का क्षेत्र। ये कर्नाटक, उस समय का कर्नाटक। तो निजाम के अप्रत्यक्ष रूप में आपको कर्नाटक आता था। क्या आता था, निजाम के अप्रत्यक्ष रूप के आपको प्रशासन आपको कर्नाटक आता था। इसकी स्थापना किसने की थी, आपको कर्नाटक की, हैदराबाद। ये सब आप लोग को आइडिया है ना। नवीन राज्यों का उदय एक चैप्टर है ना, तो सादुतुल्ला जो जी हैं वो यहाँ पर थे। तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी बनता तो इनसे पूछा जाता, किससे, निजाम से। क्लियर, इस चीज में कोई समस्या कि आपको यहाँ पर निजाम से, जैसे आज का ये हैदराबाद है ना, ध्यान रखना, आज का ये हैदराबाद है, ये कर्नाटक है। उस समय ये कंसेप्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये चीज को आपको क्या करना होगा, अलग दिमाग को रखना होगा। ये नहीं कि घुल मिल मत जाइएगा, पता चला कि यहाँ पर समस्या आ जाएगी। तो सादतुल्ला खां जो है, इनसे बिना पूछे
दोस्त मोहम्मद इनके करीबी होते हैं, इनको इन्होंने नवाब घोषित कर दिया, किसका? कर्नाटक का। ठीक है, अब यह बात निजाम को पता चली, निजाम ने कहा कि भाई तुम बिना पूछे कैसे कर लिए। लेकिन उसी समय क्या होता है कि यहां से आपको मराठों का अटैक होता है। अर्काट याद है यहां पर? अभी अर्काट की आएगा बात। तो मराठों का जब यहां पर अटैक होता है तो इन्होंने क्या कर दिया, दोस्त मोहम्मद को मार दिया, और यहीं पर इनके दामाद है चंदा साहब को ये पकड़ कर लेगा। कौन? किसको? चंदा साहब को मराठा बंदी बना लिए। मराठों ने क्या कर लिया? बंदी बना लिया, बंदी बनाया। क्लियर? मराठों ने बंदी बनाई, ध्यान रखिएगा, चंदा साहब। अब ये पूरा खाली हो गया, ये क्या हो गया? खाली हो गया। यहां पर कौन? सादतुल्लाह खां थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दोस्त मोहम्मद को बना दिए थे बिना इनसे पूछे। मराठों ने इनको मार दिया और इनके दामाद थे चंदा साहब, इनको भी आपको पकड़ कर ले गए। यानी कर्नाटक यहां पर खाली हो गया बिना नवाब के। तो निजाम ने क्या कहा कि अपने एक सहयोगी अनवरुद्दीन, इनके करीबी थे अनवरुद्दीन को यहां का हेड बना दिया, यानी कर्नाटक के नवाब बन जाते। अब आए पता चला कि अब कहां से आपको अनवरुद्दीन आ गए। फिर से बताता हूं, निजाम यानी हैदराबाद और कर्नाटक, जिस प्रकार से आपको मुगलों का अप्रत्यक्ष रूप से शासन बंगाल पे रहता था, उसी प्रकार से यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन कहां पर रहता था? आपको कर्नाटक पे। तो कर्नाटक जही से बात अगर मेरा एरिया, तो भाई मुझसे कोई पूछेगा ना कि भाई यहाँ पर कौन नवाब, तो कर्नाटक में सादतउल्लाह खान नहीं इनको बताए, इन्होंने दोस्त मोहम्मद को बना दिया। और तब तक मराठों का अटैक हो गया था, आपको वही चौथ के लिए इनको मार दिया, और इनके दबाव थे चंदा साहब, इनको पकड़ कर ले गए। यानी यह बिना नवाब का हो गया। अब निजाम क्या करते हैं, मौके को देखकर इन्होंने क्या किया, अपने करीबी अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अब यहां पर पॉइंट है ये। तो जब कर्नाटक में ये पंगा हो रहा था, यहां पर मद्रास वगैरह क्षेत्रों में, तो भाई अनवरुद्दीन कहते हैं कि मेरे एरिया में क्यों आप लोग आ रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे एरिया में। क्लियर? अब यहीं पर क्या होता है, यहीं पर आपको लड़ाई होती है, किसके किसके बीच? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1746 में सेंट थॉमे का युद्ध, सेंट थॉमे का युद्ध। इसमें फ्रांसीसी सेनापति पैराडाइज जो है नेतृत्व कर रहे हैं, उधर अनवरुद्दीन इसमें पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। इसी को बैटल ऑफ ओडियार भी कहते हैं। अब यहां पर पराजित हो जाते हैं, यानी कर्नाटक का नवाब थोड़ा सा डाउन है। उधर आपको ब्रिटेन फ्रांस से पंगा चल रहा है, इधर आपको डुप्ले ने क्या किया, मद्रास को घेर लिया। अब अंग्रेज थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए, कहां पर? भारत में। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि एक संधि करने की कोशिश की। तो यहीं पर एक संधि करते हैं, एला सैप, एक आपको यूरोप में जगह है एला सैपले, इसी को कहते हैं आचेन की संधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें मद्रास जो है, अंग्रेजों ने कहा भैया मद्रास मुझे दे दो, तो मद्रास दे दिया गया इनको। और यहीं आपको अमेरिका में एक जगह है लुईबर्ग, लुईबर्ग अमेरिका को मिल गया, मतलब फ्रांस को दे दिया गया, जो कि उस समय ब्रिटेन के साथ। यानी अमेरिका में एक स्थान है लुईबर्ग, फ्रांस को वहां पर दे दिया गया, और यहां पर मद्रास अंग्रेजों ने ले लिया। और इस प्रकार से कर्नाटक का पहला युद्ध समाप्त होता है। अब आते हैं कर्नाटक का दूसरा युद्ध, ये इंग्लिश में है, आप लोग को ध्यान रखिएगा। कर्नाटक का दूसरा युद्ध, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये क्या है ये समझते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता क्या है यहां पर समझना एक बार। ये कर्नाटक का हिस्सा है, समझिएगा। ये आपको हैदराबाद, ये आपको कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखना। याद है चंदा साहब को मराठों ने पकड़ कर ले गए थे, तो चंदा साहब को मराठों ने छोड़ दिया। तो चंदा साहब यहां पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब यहां पर मेरा राज रहेगा। यहां पर था कौन? अनवरुद्दीन था। ठीक है, यहां पर कौन था? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन किसका आदमी था? तो हैदराबाद के निजाम का था। तो चंदा साहब कहें कि चूंकि मैं यहां पर था, मराठों ने बंदी बना लिया, तो मैं यहां पर शासक रहूंगा। अनवरुद्दीन कहता कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर कर्नाटक में फ्रांस यानी डुप्ले चंदा साहब को कहते हैं कि आपको यहां पर बनना है क्या? तो कहता है हाँ, तो ठीक है। तो आपको फ्रांस कहता है कि मैं आपका सपोर्ट करूंगा।
क्लियर। फ्रांस कहता है मैं आपका सपोर्ट करूंगा। यहां पर पहुंच जाता है कौन, अनवरुद्दीन। कहता है कि भाई कर्नाटक को कह रहा है तो अंग्रेज कहता कोई बात नहीं, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। और यहीं पर हैदराबाद में गद्दी की जंग हो जाती है ना, जब आसफ साहब मर जाते हैं तो उनके जगह उनके पुत्र को बनाया जाता है, ठीक है, नासिर जंग नाम रहता है। मुजफ्फर जंग उनके करीबी होते हैं, कहीं भतीजा लिखा रहता है, कहीं कहीं आपको दूसरा पुत्र भी लिखा रहता है, तो एक आपको होते हैं मुजफ्फर जंग। अब यहां पर ग्रुप बन गया, ये मुजफ्फर जंग को बनना था हैदराबाद का निजाम, इसको बनना था कर्नाटक का, और दोनों को सपोर्ट कौन कर रहा है, फ्रांस, इसको भी कर रहा है इसको भी कर रहा है। वहीं एक ग्रुप बनता है अनवरुद्दीन, ये कहता है कि हमको कर्नाटक बना दीजिए, ठीक है, और ये कहता है कि हमको हैदराबाद। तो आप कहेंगे कि सर इन लोग का प्रभुत्व इतना था क्या कि ये नवाब बनाने लगे, इंटरफेयर इतना बढ़ गया, इन लोग का इंटरफेयर इतना बढ़ चुका था कि इन्होंने कहा कि भाई हमको नवाब बना दिया। और यहीं पर दो ग्रुप का निर्माण होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यहीं पर देखिएगा तो दो ग्रुप का निर्माण होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो यही होता है ग्रुप 1 और ये होता है ग्रुप 2। क्लियर। तो यही आपको यहां पर लिखा हुआ है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। कोई समस्या, मैं फिर से को बता देता हूं। कर्नाटक हैदराबाद, कर्नाटक में प्रॉब्लम हुआ, चंदा साहब को मराठों ने छोड़ दिया। चंदा साहब को यहां पर क्या बनना था, नवाब बनना था कर्नाटक का, इसको हेल्प किया फ्रांस। अनवरुद्दीन गए आपको हैदराबाद, ठीक है, क्योंकि वो यहां से इशू, तो इनको अंग्रेज हेल्प किए। और साथ ही साथ हैदराबाद के गद्दी के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में आपको हुआ फाइट। मुजफ्फर जंग को आपको कौन कहते हैं, डुप्ले कहते हैं कि भैया आ जाओ मैं तुमको बना दूंगा। और नासिर जंग को कौन करते हैं, हैदराबाद, है ना। एक आपको नासिर हुसैन करके इंग्लैंड के प्लेयर थे, उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि नासिर इंग्लैंड के साथ था, यानी ब्रिटिश के साथ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रुप में कोई समस्या नहीं, तो इसको रिपीट देख लीजिएगा अगर कोई समस्या आई तो यहीं पर आपको है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था किसके विवाद के हुआ था, तो यहीं पर हैदराबाद कर्नाटक के बीच उत्तराधिकारी का विवाद हुआ था, ठीक है, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 2। और यहीं पर एक लड़ाई होती है अंबूर की लड़ाई में, अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन मारे जाते हैं। सेंट थॉमे के युद्ध में ये क्या होते हैं, सेंट थॉमे के युद्ध में ये पराजित होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेंट थॉमे के युद्ध में ये पराजित होते हैं, लेकिन अंबूर की लड़ाई में ये मारे जाते हैं, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना होगा। क्लियर। और कर्नाटक जो है, चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बनते हैं और आपको अर्काट में को अपनी राजधानी, यही मैंने कहा था अर्काट को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको राजधानी बनाते हैं। ये युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के तहत हो जाती है 1755 में, हालांकि 54 में होती है, 1755 में यह संधि होती है, ठीक है। आपको इसी संधि के तहत आपको क्या होता है कि अंग्रेजों को सब कुछ उनको दे दिया जाता है, और अंग्रेजों ने जहां जहां अधिकार किया था खुद ले लेते हैं। क्योंकि सेकेंड वॉर में ध्यान रखिएगा, सेकेंड वॉर में आपको क्या होता है कि अंग्रेज जो है काफी बैकफुट पे रहते हैं, लेकिन जो नए आपको गवर्नर आते हैं जिसका नाम होता है गोडेहू, इन्होंने क्या कर दिया कि अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि में सब कुछ लौटा दिया, जो भी जीतता। इसी पे आपको डुप्ले भी कह रहे हैं क्या, कि गोडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पे, सम्मान पे नहीं, सम्मान पे, सम्मान पे हस्ताक्षर किया है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, किसने, तो गोडेहू ने। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कब बोला गया था, तो पांडिचेरी की संधि के बाद बोला गया था। पांडिचेरी की संधि क्या है, आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना, पांडिचेरी की संधि क्या है। अब आते हैं, देखो यहां पर लिखा हुआ है एंड ऑफ द वॉर, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी 1755। तो पहला लड़ाई किस युद्ध में हुआ था, पहला लड़ाई आपको हुआ है उत्तराधिकारी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी। सेकंड, नवाब के गद्दी के बीच जंग, मतलब आपको यहां पर कि कौन बैठेगा, आपको यहां पर कौन राजा बनेगा, उत्तराधिकारी विवाद।
अगर आपसे कोई पूछेगा कि पहला जो है उसका रीजन क्या था, इमीडिएट रीजन क्या था, तो इमीडिएट रीजन था कि आपको फ्रांस का जो जलपोत है अंग्रेजों ने उसको बंदी बना लिया था, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आइए अब आते हैं थर्ड युद्ध। तो एक्चुअली थर्ड युद्ध का कारण सप्तवर्षीय युद्ध था। थर्ड युद्ध का कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध था। सप्तवर्षीय युद्ध आपको इसलिए कहते हैं कि 7 वर्ष में हुआ था। कहां हुआ था? तो यूरोप में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन। कब? तो 1756 से 63 के बीच। तो आपका ये अक्सर कर्नाटक का तीसरा युद्ध तो 58 लिखा हुआ है। तो भारत में यह टेंशन 58 से क्रिएट हुआ था, ठीक है। भारत में 2 साल बाद यहां पर टेंशन क्रिएट हुआ। तो जो लड़ाई स्टार्ट होती है मुख्य रूप से भारत में 1758 से होती है, लेकिन कहीं कहीं 1756 लिखा रहता है, तो वो गलत नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था ये भारत में। अगर आपसे कोई पूछेगा तीसरा युद्ध, पहला युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का युद्ध, पहला युद्ध का इमीडिएट रीजन जलपोत पकड़ना, सेकंड जो आपको युद्ध था उसका रीजन आपको हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी विवाद, और थर्ड जो है वो है सप्तवर्षीय युद्ध का एक्सटेंशन। क्लियर? तो सप्तवर्षीय युद्ध का यहां पर विस्तार था और यहीं पर इसकी शुरुआत भारत में 1858 में काउंट दी लाली बने, मतलब कि अब ये गवर्नर बने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी लड़ाई में एक लड़ाई होती है 1760 में, वो है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, और यह लड़ा जाता है 22 जनवरी 1760 में। वांडीवास का युद्ध तीसरा युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए है इंपॉर्टेंट क्योंकि इस लड़ाई में फ्रांसीसी हार गए थे। कौन नेतृत्व कर रहा था भाई? तो ध्यान रखिएगा, इसका नेतृत्व आपको खुद काउंट दी लाली कर रहे थे, और वहीं पर आपको अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट कर रहे थे, यानी आयरकुट वर्सेस लाली, आयरकुट वर्सेस काउंट डी लाली। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये आपको यहां पर ये लड़ाई की, और इसमें बुरी तरह से फ्रांस पराजित होता है। फ्रांस क्या होता है? पराजित। इसलिए आपको वांडीवास के युद्ध के लिए कहा भी जाता है कि इस युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत में अब कौन यूरोपीय शक्ति शासन नहीं करेगा। इस युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत में अब कौन सा यूरोपीय जो है अब शासन नहीं करेगा, तो फ्रांस नहीं करेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपको इसका जो इंड होता है वो होता है पेरिस की संधि के द्वारा, ठीक है। इसका जो इंड होता है वो होता है पेरिस की संधि के द्वारा, और इस संधि में फ्रांस, चूंकि वहां पर भी थोड़ा सा डाउन था, यूरोप में भी, इस संधि में किलेबंदी फ्रांस को कहा गया कि आप अब सिर्फ व्यापारी कंपनी बनकर रहिएगा, कोई आप किला नहीं बना सकते हैं, कोई फोर्ट नहीं बना सकते हैं, कोई आप यहां पर संधि या मिली भगत नहीं कर सकते, कारखाना नहीं बना सकते हैं, फैक्ट्री नहीं बना सकते हैं, जस्ट आपको व्यापारी बनकर आना तो रहिए। अब फ्रांस को यह कबूल करना पड़ता है, और यह कब होता है? 1763 में। और इस प्रकार से आपको वांडीवास की संधि के द्वारा आपको क्या हो जाता है? अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित आपको यहां पर हो जाता है। और इस प्रकार से 3 कर्नाटक वार, ध्यान रखिएगा, पूछता है कर्नाटक वार। अब आते हैं कि फ्रांसीसी शक्ति क्यों खत्म हो गई। अंग्रेज तो हम लोग को पढ़ना ही है, क्योंकि इसका अगला जो चैप्टर होगा अंग्रेजों के लिए ही होगा कंप्लीट। फ्रांसीसी शक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण था कि यहां पर सरकारी हस्तक्षेप बहुत था। देखिए, सरकार का प्रभाव डचों पर भी था, लेकिन डचों को सरकार ने क्या कह दिया था कि तुम 21 वर्ष के लिए जाओ, आराम से ऐश करो, अगर लड़ाई करना हो तो लड़ाई कीजिए, क्षेत्र विस्तार करने के लिए। यहां पर एक एक चीज में, जैसे डुप्ले को बुलाना, डुप्ले चूंकि बहुत यहां पर जबरदस्त व्यक्ति था भाई, डुप्ले को बुलाना, कहा जाता है कि फ्रांसीसियों ने उसी दिन से अपना पतन कर लिया। डुप्ले को बुलाकर, अब मान लीजिए कि पहला लड़ाई होता है, ठीक है, उसमें इश्यू होता है सेकंड लड़ाई में, अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुरंत उन्होंने डुप्ले को बुला लिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। वहां पर तो फ्रांस ही हावी आपको चला था, तो सरकार का वहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव। क्लियर? ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट, फ्रांसीसी कंपनी को भारत में अपने सरकार के तरफ से, यानी फ्रांसीसी की तरफ, सरकार की तरफ से वैसा साथ नहीं मिला जैसे ब्रिटेन और पुर्तगाल को मिला। फ्रांस की नौसेना ब्रिटिश नौसेना से कमजोर थी, इसके कारण यह भी कहा जाता है। और दूसरा, फ्रांसीसी अधिकारियों गवर्नर के बीच आपसी तालमेल भी यहां पर क्या होता है? प्रॉब्लम आपको होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि जब आपको
पहला लड़ाई होता है ना, तो वहां पर डुप्ले जो है मॉरिशस के गवर्नर बुर्नार्डे को बुलाते हैं, और उनका बुर्नार्डे से ही नहीं बन पा रहा है, जो कि एक ही देश के, वो मॉरिशस के गवर्नर ये भारत के थे, वो तो अंग्रेजों से ही सेटिंग करके चल दिए। तो ये बहुत बड़ा रीजन था कि गवर्नर और उनके अधिकारियों के बीच बहुत अच्छा तालमेल ही नहीं था, और इन सभी रीजन से देखिएगा कि फ्रांस को भारत में पराजय का सामना करना पड़ा, और इस प्रकार से आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन खत्म होता है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कंप्लीट, पुर्तगाल, पूरा डच, पूरा फ्रांस, पूरा आपको ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का असली कहानी आपको अगले चैप्टर से शुरू होगा। जरूर आपको कमेंट कीजिए, बताइएगा कि क्या क्या और आपको चीजें हैं। आप लोगों को टेलीग्राम पे अभय सर PW पे आपको जरूर मिल जाएगा इसका PDF, इसको PDF आप लोग ले लीजिएगा। कहां पर? टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। क्लियर? इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। तो होप आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। होमवर्क आप लोग का ये रहेगा कि आप लोग को ब्रिटेन, फ्रांस, डच, डेनिश और आपको पुर्तगालियों का कंपनी को एक मैप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।